Let's start Vivek. Vivek will Okay. quickly introduce himself and then he'll share you his screen. I'll unmute myself, Vivek. गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग मैम। और आप सभी लोग आए तो बहुत बढ़िया लगा। अभी शायद ओवरऑल 40 लोग के फॉर्म थे शायद अराउंड, और बाकी मैंने यूट्यूब पर भी लिंक शेयर कर दिया था। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोग जितने भी लोग अभी आए हो वो मुझे यूट्यूब के थ्रू जानते हो, या फिर जस्ट बोलते जो लिंक प्रोवाइड की गई आपको गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया था वहां से आप आए हो। तो जिससे एक मेरे को आइडिया हो जाएगा आप मेरे बारे में कितना जानते हो और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अभी, किसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं ये भी जानना चाहूंगा। क्योंकि मैं अभी इसके बाद जो ओवरऑल डिस्कशन है लास्ट 20 डेज का, क्योंकि इसमें से कई सारे स्टूडेंट वो भी होंगे जो 11th किया है जिन्होंने, और वो आ गए होंगे सेशन में, तो एक बार जानना चाहूंगा क्योंकि ये तो लास्ट 20 डेज के ऊपर डेडिकेट है पूरा। फिर उसके बाद देखते हैं, हो सकता है किसी को नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेप करनी हो तो कुछ डाउट्स हो तो वो भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा पूरा। तो जितने लोग भी हैं वो एक बार थोड़ा सा अपना अपना इंट्रो दे दो कि कौन लोग जुड़े हुए हो और आपको किस प्रकार के डाउट्स हैं। आप ना यहाँ साइड में चैट है, वहां से भी बता सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। हाय भविष्य भविष्य, वेरी नाइस नेम। नीट 26 के लिए, हाँ वही मैं जानना चाहूंगा कि कौन कब के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो भविष्य ओके, तुम नेक्स्ट ईयर के लिए, तो तुम्हें हम पहले वो पीपीटी खत्म करेंगे, देन उसके बाद तुम्हारे डाउट सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, 2025 के लिए एंड Hello, good evening, sir. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग वानी। हाय वानी। हाय वानी। Uh, Sir, I'm currently NEET 2025 में अपियर करने वाली हूँ। मैं आई एम थर्ड ड्रॉपर स्टूडेंट। मेरे अभी ओके। मार्क्स अभी 450 से 500 के बीच में चल रहे थे। अभी मैंने रिसेंट एक टेस्ट दिया था 2 से 3 दिन पहले, तो उसमें 509 आए हैं। और अब मेरा सेफ स्कोर 680 के आसपास है, मतलब जनरल कैटेगरी से हूँ मैं। तो मुझे कुछ अब आप बता दीजिए, कुछ ऐसा गाइड कर दीजिए कि मैं अपने मार्क्स इम्प्रूव कर पाऊँ, बिकॉज दिस इज द लास्ट चांस फॉर मी। तो तुम स्टेट कौन सा है तुम्हारा, किस स्टेट से? हेलो। वानी, आप म्यूट पे हो, आप एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और में उधर देखो कुंडी लगा दो ना एक प्लीज। क्या होता है, एक चीज हमें समझ के चलनी होती है। हम आना तुम्हारा 680 टारगेट है, बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश का यार जनरली देखा जाए जो कट ऑफ, वो जैसे मैं अपनी बात करूँ तो 2023 तक 570 के अराउंड 560 के अराउंड रहा है। लास्ट ईयर 630 हो गया था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस साल देखो स्कैम वगैरह तो नहीं होगा एज एक्सपेक्टेड, तो 610 टू 630 के बीच हो सकता है। मतलब इतना ज्यादा भी नहीं, इतना पहले रहता था। तो तुम्हें एक 80 सोच कर चलना, 590 20 भाई, एक मुश्किल बात कर रही। तो तुम्हें पहले अपने को 600 तक पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचोगे, अभी तुमने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, तो उसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि देखो 509 मार्क्स भी खराब नहीं है। ये बताते हैं कि तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स अच्छे हैं, और इवन तुम्हारा हो सकता है 90% चैप्टर अच्छे हो लेकिन उनके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक वीक हो सकते हैं। वो वीक टॉपिक के द्वारा ही उन, उन, और लास्ट के कुछ समय में तुम्हें जो चैप्टर तुम्हारे बहुत ज्यादा वीक हो रखे हैं, तुम्हें पता भी, लेकिन अब टाइम तो तुम पढ़े लॉन्ग लेक्चर से, तो या तो वन शॉट दे, वरना उससे अच्छा होता है पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी कि जो पीवाईक्यू आए हुए हैं उन्हीं से लिंक होकर जो चीज तुम पढ़ सकते हो उनसे। क्योंकि ज्यादातर जो चैप्टर्स है फिजिक्स की में देखा जाए, 12th की फिजिक्स तुम कभी भी उठा लेना, 12th की फिजिक्स हुई और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई, ये पूरी पीवाईक्यू बेस्ड आती है। पूरी नहीं बोलूंगा, 80% पीवाईक्यू बेस्ड आती है। तो तुम डायरेक्ट 680 का टारगेट मत ही बनाओ, क्योंकि तुम्हें हमेशा फियर रहेगा। तुम लास्ट वाला जो मॉक टेस्ट भी दोगी ना, जब तुम्हारे 620 भी आ गए होंगे, लेकिन तुम एक नीट में डर के साथ जाओगी जो कि तुम्हारे नंबर डिक्रीज कर देंगे। तो तुम्हें फोकस करना है कि पहले अपना वो एक सेफ स्कोर होता है ना, कि जिससे तुम्हें एक नॉर्मल गवर्नमेंट की सीट मिल जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 620 के अराउंड ही जाएगा कट ऑफ। हेलो। जनरल कैटेगरी का। हाँ, हेलो। ओके भैया। तो भैया मैं फिजिक्स मतलब किस तरीके से करूँगी, मेरे केमिस्ट्री में
जो मतलब मैं जब टेस्ट देती हूँ ना तो ऐसा होता है एक में अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो दूसरे में कम हो जाता है, तो वो इस तरीके से होकर कंपेंसेट हो जाता है। कभी बायो में ज्यादा आ गए, कभी केमिस्ट्री में आ गए। फिजिक्स में 100 के अराउंड चल रहा है, 100 120 ऐसे फिजिक्स में चल रहा है। तो पर मुझे बायो में 300 के आसपास चल रहा है। केमिस्ट्री में मेरा थोड़ा मार्क्स डिक्रीज ज्यादा हो जाता मार्क्स से हट के एक बार अपना टेस्ट देने के बाद का प्रोसेस बताओगी? मान लो आज तुमने एक टेस्ट लगाया 2 से 5, मानता हूं मैं 2 बजे से 5 बजे तक एक टेस्ट लगाया, उसके बाद तुम्हारा क्या शेड्यूल होता है आगे अगले दिन का? और विवेक, सॉरी टू स्टॉप यू इन बिटवीन, हम ऐसे जो Q&A है ना थोड़ा सा बाद में हैंडल कर ले, बिकॉज देर आर ऑल द स्टूडेंट्स दे आल्सो हैव डाउट। सो ओके फर्स्ट एक जनरल कवर कर लेते हैं सबके लिए, सो दैट एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट, एंड देन after 15 minutes later on we can tackle each and every questions. Everybody, I think Radhika also have some question, Harika have a question, so all of them can ask the question and then we can tackle one by one. Even Azra have some question, so just bear with us for 15-20 minutes. Vivek will help you out with his general है। ओके मैम। idea that how you should approach, and then we can tackle each and every questions from all of you. In this Okay with all scenario, of you? madam, Yes, sorry, कौन बोल रहा? सॉरी, मुझे पता नहीं चला आप में से कौन किसने बोला. इज दिस ओके विथ ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Can you speak in Hindi? yes, yes, yes. यस मैम। हाँ जी, ये सबके लिए ठीक है. हम स्टार्ट करें फिर, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? विवेक Yes, आप, तो yes, ma'am. हाँ जी, आप स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट. फिर मैं मेरे टैब में दरअसल ये ओपन हो रखी है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये टैब में ओपन हो रखी है, तो क्या विजिबल हो रही है? नहीं, आप यहाँ से आपने फोन से ज्वाइन किया तो आप स्क्रीन शेयर नहीं कर पाओगे विवेक. हाँ, एक सेकंड में ट्राई करता हूँ शेयर स्क्रीन. हाँ, नीचे शेयर स्क्रीन है. कंटिन्यू. Yes. स्क्रीन शो होने लगी है. हाँ, स्क्रीन शो हो रही है, आप बस वो पीपीटी ओपन कर लीजिए. Second, where is PPT? PPT, sorry, PPT, where is PPT? सबसे बॉटम में होगा विवेक. बस. This is really visible or not? इफ दैट्स ए नो प्रॉब्लम, आई विल शेयर द स्क्रीन. आप स्टॉप कर दीजिए, मैं शेयर कर देती हूँ फॉर ऑल ऑफ यू. Okay. ठीक है? आप मुझे बता देना जब भी स्क्रीन चेंज करना आपके लिए. तो आप लोगों के सामने एक पीपीटी शो हो रही होगी. रेज योर हैंड्स यदि तुम्हें वो अच्छे से विजिबल है. Yes. Yes, भैया. ओके ओके. Yes, तो अब yes, yes. बेसिकली लास्ट 20 डेज पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो मैं कुछ आपको आइडिया दूंगा जो आपको फॉलो करना है. फिर उसके बाद यदि आपको इसमें भी डाउट आते हैं तो आप इस पीपीटी को एक बार खत्म होने के बाद मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? तो नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, ये सबसे बड़ा डाउट रहता है, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट. तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर मैंने आज बता दिया कि लास्ट के 20 डेज में तुम्हें 20 मॉक टेस्ट लगाने हैं, तुमने यही सुन के लगाने लगे. आज मॉक टेस्ट लगा लिया, कल लगा लिया, परसों लगा लिया, और व्यक्ति क्या कर रहा है, एनालिसिस नहीं कर रहे हो तुम. यहाँ जो सेकंड पॉइंट है ना, एनालिसिस ऑफ टेस्ट, वो दोनों लिंक है. मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं कि टॉपर्स का इंटरव्यू सुना है कि हमें एक महीने में 20 मॉक टेस्ट लगा, हमने लास्ट महीने में 40 लगाए थे, तो वो नंबर ध्यान रह जाएगा, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में गलती की थी, नंबर ध्यान नहीं देने. और मैंने क्या किया था कि मॉक टेस्ट के बाद कोई एनालिसिस नहीं कर रहा, एक मॉक टेस्ट, फिर देन अगला, फिर देन अगला, तो मार्क्स जो होते हैं ना कांस्टेंट हो गए थे. जैसे अगर मेरे 450 आए तो 450 ही आ रहे थे. जब मैंने उस चीज को समझा, यानी नंबर पर ध्यान नहीं दिया, मैंने भले ही लास्ट ईयर जो हुआ था, मेरा सिलेक्शन हुआ था सेकंड ड्रॉप में, उसमें मैंने लास्ट के मंथ में मैंने आपको बताया भी 395 टू 567 मात्र 25-30 दिनों में चले गए थे. कैसे? इस बार मैंने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट पर ध्यान ना देकर उनके उस पर ध्यान दिया कि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ. और उसके बाद जो वीक टॉपिक होते हैं, मैं एक अपने पास हमेशा ही डायरी रखता था, या फिर कोई आप रफ पेज उठा सकते हो. तो आज के टेस्ट में क्या गलतियां हुई हैं वो नोट करनी है. फिर उस गलतियों से रिलेटेड हमारा अगर चैप्टर का पूरा चैप्टर से गलती हो रही है बार बार, तो उस पूरे चैप्टर को पढ़ना है. मान लो किसी चैप्टर है मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें एक कई टॉपिक, तो उन टॉपिक से गलती हो रही है तो वो टॉपिक नोट करने हैं.
ये सब इसमें टाइम जाएगा। 3 घंटा यदि मॉक टेस्ट में लगाए तो 2.5 से 3 घंटा आपकी एनालिसिस में जाएगा। लेकिन यहाँ से आपको वो एरिया पता चल रहे होंगे जिनसे आप नेक्स्ट वाले तो गलती नहीं कर रहे होंगे। तो मान लो नेक्स्ट टेस्ट आपने 2 दिन बाद भी लगाया, तो इन 20 दिनों में मान लो आप 6 टेस्ट लगा पाए, लेकिन 6 से 7 यदि आपने टेस्ट लगा लिए तो फिर भी एक प्रॉपर आपके मार्क्स बढ़ रहे होंगे इन टेस्ट में। क्यों? क्योंकि आपकी अपने वीक एरिया पढ़कर जा रहे हो। तो एनालिसिस कैसे करनी है, मान लो बता दिया ना मैंने कौन सा चैप्टर। पहले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सेक्शन बना लेने हैं, या 3 पेज ले सकते हो ऐसे डायरी के। फिजिक्स के वीक टॉपिक और वीक चैप्टर, देन वीक टॉपिक, वीक सब टॉपिक, ऐसे चलना है। केमिस्ट्री देन बायोलॉजी। अब नेक्स्ट टेस्ट जब तक नहीं देना जब तक आपने ये अपने वीक एरिया कवर नहीं कर ली है। कवर कहाँ से करोगे? आपके जो आपने नोट्स बनाए हो, आपने जो पुरानी प्रैक्टिस शीट लगाई हो, पुरानी डीपीपी लगाई हो, वहाँ से आप कवर करोगे। तो ये आई थिंक ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब आते हैं एनालिसिस टू इम्प्रूव स्कोर। हाँ, ये तीनों पॉइंट एक ही थे, ठीक है, क्योंकि आप अपनी एनालिसिस करोगे तो ऑब्वियस है स्कोर इम्प्रूव होगा। गलती पर वर्क करोगे स्कोर इम्प्रूव होगा ही। वो कहाँ जाएगा? क्योंकि नंबर कहाँ जाएंगे। और फिर ऐसा नहीं है इस वाले टेस्ट में हो सकता है कुछ दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आए हो तो वहां से गलत हो गए, अगली बार अगले चैप्टर दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आए तो वो भी तो आप पढ़ रहे होगे ना नेक्स्ट टेस्ट में जाने से पहले। तो वहाँ आपके सारे के सारे जो वीक टॉपिक है वो कवर हो रहे होंगे। और लास्ट के टाइम में जो टेस्ट आते हैं वो इंपॉर्टेंट एरिया से क्वेश्चन बना के ही देते हैं, जहाँ से नीट में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं। तो वहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट भी कवर हो रहा होगा। एंड वन मोर थिंग हियर, आप जो भी अपने वीक टॉपिक्स फिगर आउट कर रहे हो ना, अगर उसमें कुछ याद करने वाली ज्यादा चीज है, बीट केमिस्ट्री किसका, तो उसके फ्लैश कार्ड्स बना के, स्टिकी नोट्स जो आता है ना, उसके फ्लैश कार्ड्स बना के कहीं कहीं स्टिक कर लेना। क्योंकि आप इसको जितना ज्यादा देखोगे ना, बिकॉज अभी आपका जो इशू हो रहा है वो सब रिकॉल की प्रॉब्लम हो रही होगी कि आपको चीजें याद नहीं आ रही होंगी एग्जाम में। तो वो रिकॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब वो हम उसको बैक टू बैक देखते रहते हैं। तो उसको डेस्क पे या रूम में आप जहां भी रह रहे होगे, कंफर्टेबल होगे, उसको स्टिक कर देना स्टिकी नोट्स पे लिख करके। और छोटा छोटा लिखना, टॉपिक्स पूरी डिटेल्स नहीं लिखनी है, ताकि वो पॉइंट्स देख करके आपको ट्रिगर हो जाए ब्रेन में कि इसका ये मतलब था और ये मेरे उस क्वेश्चन में गलत हुआ था और ये मेरी गलती थी। बस इतना ही करना है। यू कैन जस्ट डू इट हर वीक का रिकॉल इशू, आपकी रिकॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, आपका स्कोर शूट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये पॉइंट भी नोट कर लेना जो मैम ने बोला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको चीज़ें बार बार याद रहें। कई बार पेजेस हम खो देते हैं, तो अगर आपने सामने चिपका लिया तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो चीज़। अब तो रिवीजन मेथड वही चीज़ है जैसा मैम ने भी बताया। मान लो आपने वीक टॉपिक वीक अपना पता कर लिया, वो आपने वॉल पर चिपका लिया, तो आप जब भी आओगे अपने स्टडी टेबल पर तो आपको वो टॉपिक दिख रहा होगा। वही टॉपिक आपको रिवाइज करना है, क्योंकि वही आपका वीक है। यदि आप 500 550 ऐसे स्कोर कर भी रहे हो तो आपके सिर्फ कुछ एरिया वीक्स हैं, समझ रहे हो। उन वाले एरिया को ही आपको कंप्लीट करना है, उनका ही रिवीजन करना, उन पे ही क्वेश्चन लगाने हैं ज़्यादातर। रिवाइज तो आप पूरी चीज़ें ही कर रहे होगे ना, लेकिन ध्यान किस चीज़ों पर ध्यान देना है जो आपने वो चिपकाया है स्टिकी नोट्स, जहाँ आपके वीक टॉपिक्स लिखे हुए हैं, वीक एरिया लिखे हुए हैं, उन पर ही रिवीजन करना है। और बुक मार्किंग भी वहीं से आ जाती है, क्योंकि बुक मार्क करना वो होता है जो आपका बार बार चीज़ें गलत हो रही हो तो उनको एक बार नोट डाउन करना। हैंडल फिजिक्स। ओके, अब आते हैं फिजिक्स के टॉपिक पर। आई थिंक ये चीज़ें कवर हो गई होंगी। हाँ, तो फिजिक्स के टॉपिक पर आते हैं। तो रफली मैं आप लोगों के थोड़े कमेंट्स कर सकते हो यदि आप मार्क्स जानना चाहूँगा फिजिक्स में कितने कितने आ रहे हैं लगभग, यहाँ कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ज्यादा नहीं रहे भाई। 170 to 80, 130, 50। ओके, तो 40 से आगे नहीं है। ओके, 100 to 130, 60। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो 100, अच्छा 80, ओके, मतलब 100 के आसपास ही है। 50, हाँ 70, मतलब 80 to 120 आ रहा है। कॉमन अगर देखा जाए तो 80 to 120 वाले ज़्यादा लोग हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो उस टाइम, ज़्यादातर मॉक टेस्ट में हमेशा फिजिक्स टफ आती है, ये मैंने एनालाइज किया है। मात्र आप एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, यदि आपको PYQ की वैल्यू जाननी है, आपको पिछले 34 ईयर के जो PYQ है फिजिक्स के, स्पेशली इन 12th क्लास आपको मैं कुछ चैप्टर बताता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज
मूविंग चार्जेस, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पूरी की पूरी आपकी मॉडर्न फिजिक्स और ऑल्टरनेटिव करंट, वेव ऑप्टिक्स। यहाँ से जब आप देखोगे ना क्वेश्चंस, तो आप ना सबसे पहले 34 ईयर की सॉल्व करना, ठीक है। अब आपके 100-120 आ रहे हैं, तो इतना तो आइडिया मेरे को लग जाता है कि आपने सिलेबस कवर कर रखा होगा और लास्ट के 20 डेज में आप रिवाइज ही कर रहे होगे। अब मान लो आपने 34 ईयर के लगा लिए, अब इसके बाद आपको 35, 36, 37 यानी 2022, 2023 और 2024 यहाँ आपको नीट का पेपर उठाना है। नीट का पेपर आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ से आपको फिर अपना फिजिक्स का, ये आपको 34 ईयर के आपको ऑलमोस्ट जो सारे चैप्टर है फिजिक्स के, उनमें अप्लाई करना है ये चीज़। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आप यदि एक दिन ध्यान से दे दोगे, क्योंकि आपका ये रिविजन करने का टाइम है, तो आप 1-2 दिन में आराम से कर लोगे। आपको 22, 23, 24 का पेपर उठाना है, इसको सॉल्व करोगे, आपको आपके 100 to 120 मार्क्स सिर्फ उस PYQ बेस्ड रिवीजन से आ रहे होंगे। यहाँ से आपको अपने PYQ की वैल्यू पता करनी है। अब मान लो आप 100 to 120 स्कोर कर रहे हो, तो यहाँ से सॉरी आपके, अगर आपको इंक्रीज करना मार्क्स, तो आप इंक्रीज करने के लिए बताता हूँ। पहले ये तो मैंने बताई सबसे पहले PYQ की इंपॉर्टेंस, क्योंकि मैं ना हमेशा ये गलती करता था, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन में उलझ जाता था, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है मैंने, सही में वेस्ट किया। मतलब कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे जिनकी कैलकुलेशन भाई 1 से 2 पेज में है, और वो नीट में इम्पॉसिबल है वो क्वेश्चन आना, और वैसा आया भी नहीं कभी। मगर मॉक टेस्ट में क्या होता है, हर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाते हैं वो पॉसिबिलिटीज पर बनाते हैं कि अगर ये आ गया तो, वो तो रैंकर्स सारे बच्चों को देख के बनाते हैं। तो यदि तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 80 स्कोर कर रहा है, उसको 120, 140 तक जाना है, तो वो लास्ट के 20 दिन में सिर्फ PYQ बेस्ड स्टडी करे फिजिक्स में। क्योंकि मैं अपनी बताता हूँ, मैं लास्ट के 2 महीने सिर्फ वही की थी, और अगर पहले टाइम का स्कोर बताऊं तो 8 मार्क्स थे, और इस जिस साल में सेलेक्ट हुआ उसमें 121 थे मेरे फिजिक्स में। और ये टोटल हेल्प हुई है मेरी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आप लोग PYQ लगाए हो 37 ईयर की या नहीं, एक बार हैंड रेज करके बता दो। ओके, 37 ईयर के नहीं। संजीवनी कुमारी, हाँ, अब इसका रीजन बता दो नहीं लगाए। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हो, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना। अगर आपने सुन रखे हो फिजिक्स में यही ज्यादा डर लग रहा है, उसमें क्वेश्चन नहीं बनते, वानी गोयल ने भी लगाए, तो फिर तुम लगा क्या रहे हो, मेरे को ये भी जानना है। स्फूर्ति भी कह रही नो, ओनली सम चैप्टर्स, बाकी ऑल चैप्टर्स की 15 इयर्स, व्हाई। हाँ, राधिका लगा रही है 10 इयर्स। भाई 10 ईयर ठीक है, 10 ईयर ये आइडिया दे देता है कि हाँ भाई ट्रेंड क्या चल रहा है ना। क्वेश्चन की कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी आ रही है कि नहीं आ रही है। 37 तुम्हें बाकी पूरे के पूरे टॉपिक से एक बार गो थ्रू करा देता है। लगते हैं भाई मॉक टेस्ट से देखो, एक और डरना बंद करो। मैं अभी भी मतलब यूट्यूब पे ही अब पोस्ट कर दूंगा डायरेक्ट, यहाँ भी मेरे पास कुछ वो नहीं है। मेरे मॉक टेस्ट में कभी आए ही नहीं 140, 130, 120 बहुत रेयर आए, 80 to 100 के बीच आते रहे। नीट में 120 बनाए भाई, क्योंकि नीट में सही में तुम मानोगे नहीं, 30 क्वेश्चन जो होते हैं फिजिक्स के, वो सही में एक इजी लेवल होता है ना, जो हम बोलते हैं इजी, मॉडरेट एंड हाई लेवल, तो इजी लेवल के ही आते हैं। पेपर हमेशा ऐसा फ्रेम होता है। आप मेरे पर विश्वास ही मत करो, आप 2019 से लेकर 2024 के पेपर उठा लो, ठीक है। और जहाँ तक रही आप फिजिक्स में इंप्रूव करने की बात, तो अब देखो इसमें मेरे को बस यही रहता है कि भाई मैंने सही में बहुत सारे मॉक टेस्ट देख लिए हैं। मैंने आकाश का भी लगाया, मैंने एलन का भी लगाया, मैंने फिजिक्स वाला का भी लगाया अपने टाइम पर। भाई सही में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे देते थे वो कि वो आ ही नहीं सकता नीट में। तो मैं तुम्हें सजेस्ट तो करूंगा कि फिजिक्स की एनालिसिस भी जरूरी है मॉक टेस्ट में, लेकिन उससे ज़्यादा 37 ईयर की PYQ बहुत ज़्यादा जरूरी है लास्ट के 20 डेज में। तो यहाँ से आप अपना नीट में देखो, मॉक टेस्ट की मैं नहीं बता रहा, नीट में जरूर इंप्रूव कर लोगे। ये किसके लिए बोल रहा हूँ, 80 to 120, 80 to 100 मार्क्स वालों के लिए, ठीक है। जो 140 क्रॉस कर चुके हैं, तो तुम आ जाते हो एक अच्छी श्रेणी में, क्योंकि 140 मार्क्स लाना फिजिक्स के टेस्ट में अच्छी बात होती है, ठीक है। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, तो पहली बात तुम्हें कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, और सेकंड कि अब तुम मॉक टेस्ट से ही तुम पता लगाना कि तुम्हारे वीक एरिया क्या है, वीक टॉपिक क्या है, वही फिर तुम्हें स्टिकी नोट्स बनाकर चिपकाना है, ठीक है, वॉल पर, और बार बार वही पढ़ना है। और PYQ पर तुम्हें भी ध्यान देना है। लेकिन तुम्हारे 140 आ रहे हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, पहली बात ये ध्यान रखना। क्योंकि मॉक टेस्ट में फिजिक्स का पेपर कभी ना कभी ऐसा, वो हमेशा ही ऐसा किया जाता है, कभी उसके क्वेश्चन टफ दे दिए, मतलब उसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं टफ क्वेश्चन देने के।
तो वहां से आप हमेशा जो चीज लूज करोगे वो होता है आपका कॉन्फिडेंस, वहां फिर आपके मार्क्स डिक्रीज होंगे। यहाँ आपके यदि 140 आ रहे हैं तो आपको सच में चीजें आ रही हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में 140 लाना बहुत सही बात होती है, वो भी फिजिक्स में। तो इम्प्रूव करने के लिए तो आपको टेस्ट की एनालिसिस ही करनी, क्योंकि लास्ट का 20 डेज जो होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तुमसे कि चलो तुम्हारा काइनेमेटिक्स वीक है तो तुम जाके सीधे 10 लेक्चर उठा लो या वन शॉट उठा लो। अभी के टाइम में वन शॉट भी जो 12 घंटे वाला है वो भी तुम्हारे लिए एक दिक्कत दे जाएगा तुम्हें, क्योंकि तुम खुद देखोगा तुमने 12 घंटे का तुम वन शॉट लगाते चले गए, आज तुमने 12 घंटे का वन शॉट देख लिया, अब तुम उसको रिवाइज भी करोगे, उसके क्वेश्चन भी लगाओगे, कितना ज्यादा टाइम लगेगा। तो वन शॉट लास्ट के 20 डेज में भूल जाना, ठीक है। जो 1 to 2 आवर के वो होते हैं ना फॉर्मूला बेस्ड सेशन, या फिर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा आपको महामैराथन में भी आपको 12 से 14 घंटे में पूरी एक 11th और अगला पोर्शन 12th का 12 से 14 घंटे पूरा कर दिया जाता है। तो जब भी आप अपना चैप्टर रिवाइज करने बैठोगे, मान लो आपने वेव ऑप्टिक्स आपका बहुत वीक है, तो आपको पहले वो महामैराथन जाना है और 1-2 घंटे में वहां से आपको शॉर्ट नोट टाइप मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट कैसे, वो सर जो पढ़ाते हैं टीचर वो शॉर्ट नोट ही पढ़ाते हैं, साथ में वहाँ PYQ लगवाते हैं, तो वो होते हैं इंपॉर्टेंट PYQ जिसके नीट में आने के चांसेस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन के। तो वहां से आप डेफिनेटली अपने मार्क्स इंप्रूव करोगे। मैं क्योंकि यहाँ पे ये ध्यान नहीं दे रहा कि आप कैसे क्या करोगे, यहाँ पे मेन बात होती है लास्ट के 20 दिन में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री के तीनों पार्ट फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, आपको बायोलॉजी भी करनी है, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। तो यहाँ मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप फिजिक्स पर ही पूरे 10 दिन निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ इसलिए मैं सबसे जो बेसिक चीज़ है, ईजी चीज़ है कि आपको PYQ करने हैं, एंड सेकेंड आपको क्या करना है, जिसके 140 आ रहे थे उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, उसको अपना सिर्फ वीक एरिया पढ़ना है, वीक एरिया जो उसके हो रखे, और लॉन्ग आपको वन शॉट देखने नहीं है, आपको सिर्फ जो महामैराथन का 1 to 2 आवर का जो जिसमें फॉर्मूला और PYQ, इंपॉर्टेंट PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं टीचर, वो देखने हैं। तो ये लास्ट 20 डेज के लिए, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया, देखो थम्स अप भी आने लगा फिजा से। एंड जब आप PYQs कर रहे हो ना, तो सिर्फ फॉर सेक ऑफ इट क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं, टॉपिक्स पे करने हैं। विवेक के कहने का मतलब है कि टॉपिक्स आपको फिगर आउट करने की कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहा है, एंड देन उस टॉपिक्स को आपके जो भी नोट्स हैं जहां से क्वेश्चंस लगाने हैं वो लगाना। बट अगर आप अभी के कम टाइम पे मतलब 30 इयर्स वाला नहीं भी कर पाओ तो जस्ट टारगेट करो कि जैसे विवेक ने बोला कि लास्ट 5 इयर्स तो फॉर श्योर लगा लो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिगर आउट कर लो, बिकॉज सारा गेम टॉपिक्स का मतलब है, रादर देन क्वेश्चंस के ऊपर रोने का कि यार मैं 100 क्वेश्चंस नहीं लगा पाई। जो लगाओ अच्छे से टॉपिक्स को बकेट करो उस PYQ से, एंड देन उस टॉपिक्स को अपना मास्टर करो, बिकॉज सब कुछ टॉपिक्स का ही गेम है। जो लोग भी एक बार भी एग्जाम दे चुके हैं ना, उनको एक आइडिया जरूर होगा फिजिक्स का कि जब हम एग्जाम दे के निकलते हैं ना, तो उसमें से ऐसा लगता है यार कि 70 to 80% क्वेश्चंस ना हम सही कर सकते थे, लेकिन हम गलती कर देते हैं। वो था हमारा सिली मिस्टेक का। तो अभी जो लोग भी फिजिक्स में स्पेशली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है ना कि अपन जो बायो वाले लोग होते हैं ना, फिजिक्स के फॉर्मूला रटने लग जाते हैं एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग वाले लोगों से जो कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आप बस अभी जो लोग भी हैं अपने नोट्स लेके पढ़ने मत बैठ जाना। जो भी तुम्हारे मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो गलत हो रहा है, वो चीज जाके तुम नोट्स में पढ़ो। अब कोई ऐसे चैप्टर है जो जिसके तुम एक क्वेश्चन भी गलत नहीं कर रहे हो और तुम रिवीजन के चक्कर में उसको जाके पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो उस चीज पे। इट्स बेटर कि जो तुम गलत कर रहे हो उस पर जाके ज्यादा फोकस करो, ठीक है। हम इस चीज को एनालाइज नहीं करते कि यार हम बस रिवीजन के चक्कर में अपने नोट्स बार बार पढ़ते जाते हैं। इसके वजह से जो हमारा स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग ही रह गया ना, उसके क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही पा रहे हैं। यहीं पे आके हमारा स्कोर अटक जाता है जब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक कौन सा है, एक मीडियम टॉपिक कौन सा है और सबसे वीकेस्ट टॉपिक कौन सा है। जब हम ये फिगर आउट कर लेंगे ना, तो अपने आप ही हमारा स्कोर जो तुम 80 पे स्टक हो वो अपने आप ही 80 से 140 चला जाएगा, क्योंकि तुम सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट पे फोकस करते 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 अपने वीकेस्ट को छोड़ देते हो। तो ट्राई टू फोकस ऑन वीकेस्ट, क्योंकि जो तुम्हारा टॉपिक स्ट्रॉन्ग बन चुका है अभी, वो अगले 20 दिन तक भी स्ट्रॉन्ग ही रहने वाला है, उसको कोई वीक नहीं कर सकता। लेकिन जो वीक है, अगर तुमने उस पर अभी ध्यान दे दिया तो तुम्हारा स्कोर सीधे 100 मार्क्स तक ऊपर जा सकता है। तो ये चीज बहुत सिली मिस्टेक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये चीज अपन बहुत टाइम बाद रियलाइज करते हैं, तो इस पे फोकस रखना। जैसे ना रेट्रोग्रेड अप्रोच कहते हैं कि पहले रादर देन पहले रिवाइज करो नोट्स, फिर क्वेश्चन लगाओ,
आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो कि पहले आप क्वेश्चंस लगाते हो, उसमें जो टॉपिक आपको लगता है कि एग्जाम के बाद कि मैंने गलत किया या एनालिसिस में लगा गलत किया या पीवाईक्यूज में लगा कि मेरे को नहीं आ रहा है, फिर उस टॉपिक्स को अपने नोट्स में जाके पढ़ना है। नोट से सब कुछ रिविजन नहीं करना है, वो करना है जो आप गलत कर रहे हो, जो आपको नहीं आ रहा है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप अपने ब्रेन को, आपको पता चल रहा है कि गलत मुझे आता है और क्या नहीं आता है, वो डिफरेंशिएट करना लास्ट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई रेट्रोग्रेड अप्रोच, क्वेश्चंस लगाओ, बिकॉज एंड ऑफ द डे में नीट में आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आना है, वहां पे कोई बैठ के आपसे पूरा टॉपिक नहीं समझने वाला है। वहां पे टेस्ट आपके एग्जाम राइटिंग की होने वाली है, एमसीक्यू राइटिंग की होने वाली है। तो आपको एमसीक्यू जैसे क्वेश्चंस लगाने हैं एंड देन उसको जो गलत कर रहे हैं उसको जाकर के रिवाइज करना है, रिवर्स मेथड लगाना है। ओवर टू यू विवेक। आप लोग जो भी पॉइंट्स है सर, मैम और मैं, जो भी तीनों लोग बता रहे हैं पॉइंट्स नोट कर लो, क्योंकि क्या होता है जब भी सेशन खत्म होता है ना, हम पुरानी चीज तुरंत भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। तो प्लीज नोट करते जाओ, क्योंकि अब इसके बाद आप ये सोचो कि आप फिर से कोई स्ट्रेटजी बता दे तो यार अब समझो लास्ट 20 डेज है, अब आज नोट कर लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हारी पढ़ाई में। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, पेपर। अब पढ़ लिया और मॉक टेस्ट में अब आता है नीट वाला। कई सारे लोग सॉरी चलो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, वहां उन्हें डर रहता है जिन्होंने पूरे ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं। क्या होता है कि हम ऑनलाइन में एक चीज बताता हूँ। ये मान लो एक डायरी है, तो यहाँ मान लो 4 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे। तो आपको जब आपके सामने पेपर आता है तो आपको 8 क्वेश्चन दिख रहे होते हैं। और मैं ऐसा फील कर चुका हूँ क्योंकि मैंने भी 3 अटेम्प्ट दिए हैं कि अगर हमारा राइट साइड वाला में अगर हमारी आंख चली गई थोड़ी और इस साइड वाला हमसे क्वेश्चन बन नहीं रहा है तो हमारा ध्यान उस पर जाएगा, अरे यार ये नहीं बनेगा, जबकि हम लगा इस साइड के रहे थे। ये चीज आप जब ऑनलाइन लगाते हो तो वो नहीं होती है। तो कई लोग गलती क्या करते हैं, पूरे साल ऑनलाइन लगाएंगे, फिर सीधा नीट का पेपर अटेम्प्ट करने चले जाएंगे। ये गलती मत करना, अभी भी 20 दिन बाकी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं लगाते, मुझे पता है। 20 दिन आने वाले दिनों में देखो, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट में अभी भी नहीं बताऊंगा, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम कितनी एनालिसिस कर पा रहे हो, तुम उसके बाद कितना टाइम तुम्हें रिवीजन को बच रहा है, देन उसके बाद तुम अगला मॉक टेस्ट, देन अगली रिवीजन, अगली टेस्ट एनालिसिस, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगले जितने भी मॉक टेस्ट हैं तुम्हारे, वो सब एक प्रिंटेड पेपर में होने चाहिए, ठीक है। जो ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं वेल एंड गुड, उससे बेटर कुछ नहीं है लास्ट के टाइम में। लेकिन अब सोच रहे हो कई लोगों के पास नहीं होती अपॉर्चुनिटी की, उनसे 200-400 किलोमीटर दूर है सेंटर, ये सब, तो वो रिग्रेट में ना रहे कि हम ऑफलाइन दे पाएंगे तो क्या हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। वो चीज़ नहीं है। मैं हमेशा बता दूं, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था, उसने मेरे को मेल किया था कि भैया आपसे स्ट्रेटजी ली थी, ये वो, उसके 650 बनाए थे। मैंने उससे पूछा कि तुमने ऑफलाइन मॉक टेस्ट कर रखा था क्या? नहीं। तो कहता मैं गाँव से था तो मॉक टेस्ट मैंने नहीं ज्वाइन कर रखा था और अवेलेबल नहीं था, काफ़ी दूर जाना पड़ता। तो मैं जस्ट क्या करता था कि जितने भी मॉक टेस्ट होते थे एक बार ऑनलाइन दे लिया, और उसी को ज़्यादातर केस में वो कह रहा था 2 बार दे देता था, लेकिन ज़्यादातर उसने की 2 टेस्ट सीरीज थी, एक वो टेलीग्राम से पेपर निकालता था, एक ऑनलाइन। तो जो टेलीग्राम के पेपर होते थे वो हमेशा प्रिंट कराता था। अब प्रिंट वाले लास्ट के टाइम में वो कह रहा था उसने फ्रिक्वेंसी बढ़ा ली, मान लो लास्ट के 15 दिन में उसने अगर 10 टेस्ट लगाए तो 8 उसमें प्रिंट वाले थे। तो इसकी इंपॉर्टेंट समझो। और अब मैं यहाँ किसी को, मान लो किसी का फिजिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो सोचता है कि मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूँ। तो ज़्यादातर लोग ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ा मेरे को डाउट, लेकिन ज़्यादातर लोग वो बायोलॉजी से स्टार्ट, इवन लोग सबने बायोलॉजी से ही स्टार्ट। तो यहाँ रफ आइडिया मिल जाता है कि हमें बायोलॉजी से ही पेपर को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर ली एज अ बायोलॉजी एस्पिरेंट, बायोलॉजी स्टूडेंट, तो उसकी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी फॉर श्योर। तो आप बायोलॉजी से ऐसा नहीं कि बायोलॉजी स्टार्ट करोगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी, है ना। हमेशा यही पैटर्न फॉलो करो कि बायोलॉजी देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स। इसमें क्या ज़्यादा चांस होते हैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने की, क्योंकि बायोलॉजी जब आपकी हो जाती है तो आपको एक पता होता है कि 360 में से मैंने 340 प्लस तो निकाल ही लिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि बायोलॉजी का पेपर कितना भी कुछ कर ले, वो अगर एनसीईआरटी से बना रहे हैं तो वो टफ नहीं बना पाएंगे। टफ यानी क्या होता है उनके अकॉर्डिंग, टफ क्या होता है एग्जामिनर के अकॉर्डिंग, कि हमने बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाल दिए, कंफ्यूज कर दिया ऑप्शंस में, ए बी इनकरेक्ट, है ना, ए एक्सेप्ट लगा दिया इनकरेक्ट, यहाँ वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं।
लेकिन वो बहुत ज्यादा जैसे फिजिक्स में कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। तो ये मेरा ऐसा सजेशन है। कई लोग सच में अपने खुद से करना चाहेंगे कि हम केमिस्ट्री लगाएंगे, तो वो आपका अपना मानना है, लेकिन मेरे से यदि पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा बायोलॉजी देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स। हाँ, कई लोग ऐसा कर सकते हो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री। मैं अपना बताऊं, मैंने बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स की थी और ज्यादातर जो मेरी क्लास में भी उन्होंने भी यही पैटर्न फॉलो किया था। अब आते हैं कि OMR, यहाँ मेन उद्देश्य मेन चीज, सॉरी मैम वही पेज है अभी, OMR। भाई इंपॉर्टेंस बताऊं OMR शीट का, तुम्हें खुद पता है, तुमने मान लो अपने पेपर में सारे क्वेश्चन सही भी कर लिए, लेकिन वहां एक सीक्वेंस खराब हो गया, एक सीक्वेंस 50 की जगह 51 से, और फिर तुमने देखा नहीं। लोगों ने ऐसी गलतियां की हैं, आपको लग रहा होगा कि ये तो ऐसा कौन ही करेगा, इतना इंपॉर्टेंस अपने जीवन का इतना इंपॉर्टेंट पेपर में कौन करेगा। भाई वहां गलती हो जाती, नहीं पता चलता। तो आपको क्यों मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट के 20 दिनों में सिर्फ ऑफलाइन वाली टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, प्रिंट निकलवा कर, क्योंकि आप OMR का भी उसमें प्रिंट निकलवाओगे। यहाँ आप मान लो 20 दिन में 10 टेस्ट लगाने के बाद आपने 1-2 में गलती भी कर ली, लेकिन वहां से आप वो भी तो सीखोगे ना, वो भी तो आप स्टिकी नोट्स में चिपकाओगे कि मैंने इस बार OMR में ये गलती की थी, ये नहीं करूंगा, डेफिनेटली कभी नहीं करूंगा मैं। तो OMR ध्यान से भरना है। मैं अपनी बताऊं मैं कैसे भरता था। मैंने 50 मैं जोलॉजी से स्टार्ट करता था, जोलॉजी बॉटनी, ठीक है। जोलॉजी से स्टार्ट किया पेपर, 50 किए, देन 50 फेल कर लिए, सॉरी अब 45 हो गए हैं, 45 किए, देन 45 फेल, फिर 45 बॉटनी के, देन 45 फेल, फिर 45 केमिस्ट्री के किए, फिर 45 और 45 फिजिक्स के। अब यहाँ ऐसा नहीं रहता कि मैं 45 में से 45 अटेम्प्ट करता था, मैं हमेशा अपने पेपर को 2 राउंड में अटेम्प्ट करता था। ये मैंने डायरेक्ट नीट के दिन अप्लाई नहीं किया था, ये मैंने लगभग अपने 2 महीने पहले मॉक टेस्ट जो दे रहा था वहां से अप्लाई करना शुरू कर दिया था। दो राउंड में कैसे देते हैं पेपर। पहले राउंड में मैं हमेशा मतलब इतने सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं नीट के दौरान, आपको भी पता होगा, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन मतलब देखते हैं आंसर। बायोलॉजी में तो सब बहुत होता है, 1 वर्ड टाइप है ना, स्टेटमेंट वाले होते हैं, तो उनमें भी हाँ ऐसे करके जो बहुत ज्यादा लेंथी असर्शन रीजन, जिसकी मैंने कम प्रैक्टिस की थी अपने टाइम पे, तो मेरे को डाउट रहता था कि मैं ये गलत करूंगा या फिर मेरे को इसमें टाइम जाएगा, तो उस पर मैं छोटा सा पॉइंट रख देता था। ज्यादा भी कुछ नहीं करना है कि कोई एग्जाम वहाँ पे होते हैं ना चेक करने वाले कि भाई तुमने इतना, वैसे बोलते नहीं लेकिन कई बार बोल देते हैं, तो छोटा सा मार्क ताकि आपको ध्यान रहे, या हल्का सा ऐसा कर दो कि आपको वो हाईलाइट हो जब आप सेकंड टाइम अटेम्प्ट करो उसको 2 राउंड में। और जो फर्स्ट राउंड में ही करते आ रहे हैं अभी तक और वो लास्ट के 20 दिन में ये ट्राई नहीं करना चाहते, तो एकदम से नीट एग्जाम में नहीं करना। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने 2 महीने पहले ही अप्लाई की थी चीज, तब जाके मेरे को इसकी आदत बनी थी कि मैं 2 राउंड में इजीली पेपर कर लेता था। मैंने बायोलॉजी की मान लो मेरे को ध्यान है नीट के मेरे को जोलॉजी मेरे 45 में से 38 बने थे, ऐसे कुछ था, फिर बॉटनी में से 35। फिर उसके बाद जब मैं सेकंड राउंड उसी टाइम गया, एक बार मैंने कर लिया तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि भाई काफी ज्यादा मैंने कर लिया क्वेश्चन। फिर तुरंत जोलॉजी पे गया, तुरंत बॉटनी पे, तो मेरे 3 से 4 क्वेश्चन और हो गए थे। अब सोचो वो पहले बार में देखने पे नहीं बन रहे थे, जब दोबारा गया वो बन गए थे। क्यों भाई, कॉन्फिडेंस की बात होती है। आप एकदम से आते हो तो उस माहौल में भाई वहाँ माहौल का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए तो कह रहा हूँ, जो जितनी ज्यादा अभी प्रैक्टिस कर लोगे लास्ट के 20 दिनों तुम ऑफलाइन वाली, तो तुम सच में उस माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाओगे। क्योंकि हमें ऐसे जब हम पेपर देखते हैं तो हमें 8 क्वेश्चन दिखते हैं भाई, ऑनलाइन में हमें सिर्फ 1 क्वेश्चन दिख रहा होता है, तो ये चीज का ध्यान रखना। तो OMR अब मैंने बता दिया कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। पहले कौन, जो इजीली आप एक तुरंत कर दोगे, बायोलॉजी में तो जो तुरंत हो जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक की कोई रिएक्शन हुई वो भी अगर आपने देख रखी हो तो तुरंत बन जाती है। तुरंत इन द सेंस ये नहीं कि 0.1 सेकंड, एक छोटा सा टाइम होता है 10 से 30 सेकंड के बीच का टाइम, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में वही होगा, बायोलॉजी वाला सीन होगा। फिजिकल में क्या होता है, क्वेश्चन कुछ होते हैं, मान लो फिजिकल के 15 क्वेश्चन, तो फिजिकल के 15 में से 10 क्वेश्चन भाई नीट में तो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। फॉर्मूला आपको याद है, तुरंत आप वैल्यू पुट करोगे तुरंत आंसर। यहाँ गलती क्या करता है स्टूडेंट, यूनिट का। चलो फिजिक्स में आते हैं, फिजिक्स में फॉर्मूला बेस में क्या गलती होती है, क्योंकि इजी तो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे गलत कहाँ करवाएगा, यूनिट्स में। एक बार मेरे से भी ये टेस्ट में गलती हुई थी, एग्जाम में नहीं, मिली एम्पियर था, मैंने एम्पियर में सॉल्व कर दिया और वो आंसर भी था, उन चारों ऑप्शन में वो आंसर भी था, मैं टिक करके भी आ गया। फिर जब एनालाइज किया, नोट डाउन किया कि भाई एम्पियर मिली एम्पियर में ध्यान रखना है। वो नोट्स होते हैं, वो NPN PNP, ये आपने ट्रांजिस्टर देखे हैं, है ना, तो हम NPN में PNP वाला भी कभी कभी लगा देते हैं। वो आपका वो बना होता है एक सर्किट, जहाँ आपकी आई इस साइड फ्लो हो रही होती है, दूसरे साइड में इस एरो में फ्लो हो रही होती है, तो माइनस की जगह प्लस कर देते हो इलेक्ट्रिसिटी काउंट करते वक्त, वो सॉरी आई काउंट करते वक्त नेट आई होता है ना, ये गलतियां करते हो। फिर
यानी आपको ये ध्यान देना है कि मैं यूनिट, अगर क्वेश्चन इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो वहाँ यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। मॉडर्न फिजिक्स का बताता हूँ, वहाँ 10⁻⁴ में खेल हो जाता है, वहाँ आपको वो आंसर भी मिल जाएगा। आप जो गलती करोगे वो एग्जामिनर पहले से ऑप्शन दे रखा होगा उसने। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी यही है कि आपको यूनिट्स का भी इसमें ध्यान देना है। सबसे पहले आपने एक तो 2 राउंड में अगर आप अभी से फॉलो करोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी। डायरेक्ट नीट वाले एग्जाम के दिन नहीं फॉलो करना है प्लीज, ठीक है। OMR पर ध्यान देना है, पेपर को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, देन फिजिक्स ऐसे तरीके से अटेम्प्ट करना है, या फिर अभी तक आप अपने मॉक टेस्ट में जिस प्रकार लगाते आ रहे हैं वैसे लगाना है, ठीक है। और साथ में आपको यूनिट्स का ये ध्यान देना है। अब ये जो सेकंड पॉइंट है ना, अवॉइड नेगेटिव मार्क्स। नेगेटिव मार्क्स ऐसे ही अवॉइड होंगे जो सारी चीजें मैंने बताई हैं। यूनिट गलत कर दोगे तो नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे, सही कर दोगे तो ये नेगेटिव मार्क्स से बच जाओगे। तो आई थिंक मैंने ज्यादातर चीजें क्लियर कर दी है एग्जाम अटेम्प्टिंग, वो सॉरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी से लेकर। सो नेक्स्ट टॉपिक पर शिफ्ट होते हैं। राइट, गुड एग्जाम, ओके। तो लास्ट टॉपिक आते हैं, पर आ चुके हैं स्लाइड के लास्ट टॉपिक पर, हैंडल सेल्फ डाउट एंड फोमो। फोमो में क्या चीज़ें आती है मैं बताता हूँ आपको। इस टाइम ना यूट्यूब पर अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग चीज़ें लॉन्च कर रहा है। किसी का ये क्रैश कोर्स आ रहा है, कोई कह रहा है 20 दिन में हम 0 से 680, 0 से 680 तुम्हें पता है नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। तो तुम जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अभी तक जुड़े आए थे, जिस भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर रखा था पास्ट 1-2 मंथ पहले, क्रैश कोर्स तभी आते हैं, उसी पर निर्भर रहो बस। क्योंकि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं जो अपने क्रैश कोर्स या किसी कोर्स को लॉन्च करता है तो उससे सिलेक्शन होने के चांस 0 होते हैं। भाई वो अपनी पूरी कैपेबिलिटी, पूरी जो उनके अंदर होता है वो सब लगा देते हैं ताकि इससे नंबर आए लोगों के। तो आप उन पर विश्वास रखो कि मैंने जो चीज़ ज्वाइन कर रखी है वहाँ से भी सिलेक्शन होते हैं, मैं भी यहीं से सिलेक्ट हुआ। ये नहीं किसी और टीचर ने ये कोर्स लॉन्च कर दिया वहाँ पहुँच गए। भाई लास्ट के 20 दिन में तुम सोचो, क्योंकि तुम सोचोगे भाई ये 10 स्टूडेंट तो यहाँ पहुँच गए, 10 स्टूडेंट तो इस संस्था से जुड़ गए, इनका सिलेक्शन ना हो जाए कहीं। भाई तुम जहाँ से जुड़े हो तुम्हारा भी हो जाएगा, बस तुम उस संस्था में जाओगे फिर इस संस्था से भागोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। तुमने यहाँ आधा पढ़ा, यहाँ आधा पढ़ा, तो पूरा नहीं हो पाया। जो तुमने शायद आधा यहाँ पढ़ा होगा वही आधा वहाँ पढ़ा। 10 प्रकार की मॉक टेस्ट सीरीज लगाना है ना, 10 टाइप्स। मान लो LN की भी लगा रहे, आकाश की भी लगा रहे, PW की भी लगा रहे, और 2-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ की लगा रहे। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मॉक टेस्ट, सॉरी 2 टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा। पहले तो मैं एक ही सजेस्ट करता हूँ कि एक को ही अच्छे से फॉलो करना है, प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, प्रॉपर उसका एनालिसिस होना चाहिए। यदि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो मैंने फर्स्ट ड्रॉप में की थी, मैं तो टेलीग्राम पे जुड़ गया, टेलीग्राम पे फ्री में टेस्ट आ रहे थे, चारों तरफ के टेस्ट लगाए जा रहे, एनालिसिस कर ही नहीं रहा। वो गलती नहीं करनी है। तो यहाँ आपको फोम में नहीं रहना है कि भाई ये स्टूडेंट तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा जो LN की भी लगा रहा है, आकाश की भी लगा रहा है, ये लगा रहा है, तुम्हें नहीं पता, उसके हो सकता है अभी 640, 650, 700 भी आ रहे हो। भाई कोई गारंटी नहीं कि नीट में 100% सेलेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं है। आप उसको देख के कुछ मत करो, आप अपने ऊपर देखो, क्योंकि उसकी गलतियां, मिस्टेक्स जो हो रही वो अलग है। उसने अलग तरीके से मतलब उसके मान लो 10 हो सकता है 10 रिवीजन हो गए हो, तो उसको मॉक टेस्ट लगाने तो लगाए भर भर के। आपने 2 रिवीजन कर रखे हैं, 3 रिवीजन कर रखे हैं, और आपको अभी रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेदर देन की नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। मतलब आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो, लेकिन ये नहीं कि आपको रिवाइज बहुत सारी चीज़ें करनी है और आप दिन के 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट के और एनालिसिस 0 कर रहे हो। तो इस फॉर्म में नहीं जाना है कि वो व्यक्ति तो इतने लगा रहा है, मैं इतने करूँगा। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपके लिए, अच्छा ब्रेक हो रही बॉयज, सॉरी, है ना। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देना है। राइट अ गुड एग्जाम। तो अब इतनी सारी चीज़ों से आपके जो डाउट क्लियर हो रहे होंगे, यहाँ से आप मार्क्स बढ़ाओगे। एक तो रिवीजन अच्छे से करनी है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, कैसे एनालिसिस करनी है, नेगेटिव मार्क्स से कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें आप जब कर लोगे तो डेफिनेटली आप इन 20 दिनों में अपना एक मॉक टेस्ट इंप्रूव कर रहे होगे। और हाँ, एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, लास्ट के 3-4 दिनों में महामैराथन आते हैं हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो ज्वाइन नहीं करने हैं। वहाँ से आपको जो PDF है, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने ही है, बाकी देखो लास्ट के 3-4 दिन तक तो लोग बोलते हैं कि कम ही पढ़ो। मैंने भी मतलब चीज़ें कम करनी होती हैं और नींद प्रॉपर लेनी होती है, स्ट्रेस कम लेना होता है। अब तुम लास्ट के दिनों में रात के 13-13, 14-14 घंटे लाइव ले रहे हो, लास्ट के 3-4 दिनों में। ये करते हैं लोग गलतियाँ। भाई क्या कर लोगे तुम, जो तुम्हारा टाइम है पढ़ने का उसमें पढ़ो। लास्ट के जो दिन होते हैं, 20 दिन की बात करूँ तो यहाँ सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखती है।
भाई लेक्चर तो मैं भी यहाँ बैठे बैठे देख सकता हूँ, लेकिन उस लेक्चर को रिटेन भी तो करना आना चाहिए। उस लेक्चर को देखा, फिर उसके जो मान लो सॉफ्ट कॉपी भी हुई नोट्स की, तो वो भी तो रिवाइज करने पड़ेंगे। आपने तो पहले से पढ़ रखी है, वही अभी सर ने बात बोली कि जो चीज तुमने पहले से स्ट्रांग है तुम्हारी, पहले से तुमने पढ़ रखी है, तुम फिर जाके उसको वन शॉट में देखने लग गए। स्ट्रांग तो और स्ट्रांग हो गया, वीक वाला तो तुम्हें वैसे ही वन शॉट में समझ नहीं आएगा। तो ऐसे नहीं करना है कि महामैराथन 3-4 दिन पहले देख रहे हैं। भाई 3-4 दिन पहले तो वो जो तुम मिस्टेक कॉपी बनाओगे ना, अपनी मिस्टेक कॉपी या स्टिकी नोट्स, वो चीजें याद करनी है बस, कि ये गलती थी मेरी, ये पढ़ूंगा मैं। तो बस यहाँ से अब एक कॉन्फिडेंस लेकर जाना है, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। लास्ट के दिन में कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। एंड वन थिंग ना, कोई भी एग्जाम ना बहुत पर्सनल जर्नी है, राइट? तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो जरूरी नहीं है विवेक की भी प्रॉब्लम हो या किसी और को भी प्रॉब्लम हो। तो लास्ट टाइम तो सिर्फ ये फोकस करना है कि मुझे मेरे वीक एरियाज को कैसे थोड़ा सा मैनेजेबल बनाना है और मेरे स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग ही रखना है और अपने माइंडसेट पे काम करना है। बिकॉज इस टाइम पे अगर आप घबरा गए ना और इतना सारा फोमो क्रिएट करके डरने लगे कि मेरा ये रह गया, उसका उसने ये कर लिया, उसने 100 मॉक किए हैं, मैं तो 10 ही किया हूँ, इन सब में पढ़ना ही नहीं है। इन सब से कुछ भी फायदा नहीं होता है। आप 100 मॉक करो और 100 मॉक को अच्छे से एनालाइज नहीं करो तो वो जीरो वैल्यू ऐड करता है। बट आपने 10 ही किया और 10 पे मास्टरी करी है, समझे हैं कि आपकी गलतियां क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तो आप बहुत बेटर स्टेट में हो। ट्रस्ट करो अपनी जर्नी को। और ये लास्ट के जैसे विवेक ने बताया वो महा मैराथन वगैरह में टाइम मत लगाइए, अपनी रिविजन में करिए कि आपके वीक और आपके जो रिकॉल इश्यूज हो रहे हैं तो उसको कैसे ठीक करना है। आई थिंक हम ऑलमोस्ट पीपीटी डन है। अब इसको स्टॉप करेंगे शेयर करना और आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आप क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस पिक कर लेंगे। आई थिंक काफी लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, तो वील स्टार्ट विथ अमृत एंड देन ग्रेजुअली वील पिक ऑल ऑफ देम। तो अमृत, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अच्छा, हरिका आप करना चाहते हो? ठीक है, आप पूछ लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, नीचे ऑडियो वाला बटन होगा उस पर क्लिक कीजिए। हाँ जी। हेलो भैया, मेरे मतलब बायो में 330 के अराउंड आ रहे हैं और फिजिक्स में ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिजिक्स में मार्क्स 100 के अराउंड आ रहे हैं, बट मैंने आज ही एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरी फिजिक्स बहुत ही मतलब गई, अच्छी नहीं गई। अराउंड 80 के मार्क्स आ रहे हैं। बस फिजिक्स में ही प्रॉब्लम है और फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स, और वो रिवीजन भी नहीं हो पा रहा है ठीक से। हाँ, तो ये जो पूरी पीपीटी डिस्कस हुई है, इससे तुम्हें बहुत चीजें पता चल गई होंगी, पहली बात तो। सेकंड आते हैं कि ये मॉक टेस्ट, तो देखो कल वाले मॉक टेस्ट में 100 मार्क्स आए, आज 80। तो कल जब मॉक टेस्ट दिया उसके बाद एनालिसिस की थी या नहीं की थी, इतना मेरे को बताना। हाँ भैया, एनालिसिस किया था मैंने, उससे क्या? लेकिन जो कल मैंने एनालिसिस किए थे कुछ टॉपिक आज वाले टेस्ट में दूसरे टॉपिक आ गए, वो वाले नहीं आए थे जो। हाँ, तो वही तो बताया मैंने, टेस्ट में बताया ना जब एनालिसिस करने की, कल वाले टॉपिक हो सकता है आज ना आए, तो आज वाले से भी तो पता चला कि ये वाले भी वीक थे। टेस्ट से हम देखो मार्क्स अगर साइड कर दें तो ये भी तो पता चलेगा कि कल वाले टेस्ट में ये टॉपिक वीक थे, आज वाले में ये वीक है। कल वाले को मैं आज पढ़ूंगी, आज वाले को नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले पढ़ूंगी। ठीक है, अब मॉक टेस्ट को एक और चीज बताता हूँ। ये हो गया आपका नॉर्मल मॉक टेस्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक अभी पर्सनल मेंटरशिप पे भी मेरे स्टूडेंट से बात हुई थी इसी टॉपिक पर, तो मैंने उसको बोला था, उसको ये हेल्प की है चीज। मैंने उसको बोला था, जिस प्रकार मेरे 395 जब आए थे तो मेरे फिजिक्स में उसमें 70 थे। मैं अपने थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। उसमें 70 मार्क्स आए थे। जस्ट 7 मई को पेपर, 7 मई को पेपर था आई थिंक, 5 मई को था, या सॉरी 5 मई को पेपर था, 3 तारीख को पेपर दिया, जिसमें मेरे फिजिक्स में 70 to 80 मार्क्स आए। मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया, मुझे लग रहा कि भाई अब तो खत्म होगी चीजें। फिर उस साल 2022 में गंगानगर में एक पेपर हुआ था जो जिसके पीआई को मैंने कभी नहीं लगाए थे। ठीक है, वो उसकी मेरे को उस पेपर की कैसे भी करके पता चलता है, मैं तुरंत इंटरनेट से निकालता हूँ, उसको प्रिंट कराता हूँ। 4 तारीख की शाम, ठीक है, अगले दिन मेरा पेपर है, सॉरी 3 तारीख की रात को मैंने वो पेपर उठाया फिजिक्स का, वो अटेम्प्ट किया। अब वो क्या था, वो था एनटीए द्वारा बनाया गया, जहाँ एक पैटर्न में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि भाई इतने इजी, इतने मीडियम, इतने हार्ड। उसमें मैंने 127 स्कोर किया था। फिर अगले दिन नीट का देखो, उसी दिन में मैंने एक टेस्ट लगाया जिसमें मेरे 70 मार्क्स आए, वो था एक नॉर्मल मॉक टेस्ट। फिर मैंने नीट का जो 2022 का पेपर था, जो मैंने कभी नहीं लगाया था, उसको लगाया तो मेरे 124 मार्क्स आए। अगले दिन जब मैं नीट का पेपर देने गया तो वहां मेरे 121 आए। तो इससे एक चीज तो मेरे को क्लियर हो गई, मतलब उससे मेरे को एक आइडिया आता है। तब से मैं सब स्टूडेंट को ये बोलने लगा हूँ कि नीट का जो पैटर्न होता है फिजिक्स का, वो नॉर्मल मॉक टेस्ट के कंपेयर में तो ईजी रहता है। तो मेरे कहने से जस्ट एक बार नीट 2024 में जो 1000
स्टूडेंट जिनके 720 आए थे उन्होंने एक पेपर अटेम्प्ट किया था जिसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी थी परसों स्टूडेंट के लिए, तो तुम भी उसको देख सकते हो, उसको अटेम्प्ट करना। यदि तुम्हारे उस टेस्ट में 120 प्लस या 100 मतलब ऐसे कुछ आ रहे हैं, मतलब जो आज मॉक टेस्ट दिया था उससे ज्यादा आ रहे हैं यदि, तो तुम समझ जाना कि तुम्हारी पढ़ाई में है कमी है, लेकिन इतनी नहीं है। अगर उसमें भी 80 to 90 आ रहे हैं, फिर तुम्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता है चीजों को अच्छे से प्रॉपर टाइम देना है फिजिक्स में 2 से 3 घंटा, कि भाई गलती प्रॉपर अपने 4 मॉक टेस्ट उठाओ, उसमें पता करो गलती कहाँ हो रही है, किन टॉपिक पर हो रही है। सर ने बोला था ना कि हम स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग करते 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 वीक को बिल्कुल भूल जाते हैं, तो आप पिछले 5 मॉक टेस्ट उठाओ, आपके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा पिछले 5 मॉक टेस्ट उठाना, उसमें जो भी वीक टॉपिक्स हैं सबको एक साथ देख लेना है और फिर उन्हीं का रिवीजन बार बार करना है। विवेक, आई गेस ये काफी लोगों के क्वेश्चंस है कि फिजिक्स में उनके स्पीड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत ज्यादा लग जा रहा है। उस पे भी आप आंसर कर दो ना, ये काफी लोगों के क्वेश्चन से पूछा हुआ। हाँ, तो स्पीड अब वही जैसे फिजिक्स का जैसे मैंने पैटर्न बताया कि 30 होते हैं, मैंने 25 to 30 तो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड, तो उनमें आप गलती क्या करते हो भाई, यूनिट वाली। कई बार हम स्पीड के चक्कर में यूनिट की गलतियां कर देते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपनी वो यूनिट वाली गलतियां बार बार जैसे मान लो मॉक टेस्ट में करते हो तो नोट डाउन करके उसको खत्म करना कैसे भी करके। अब स्पीड मैंने कैसे बढ़ाई थी देखो, तो इसमें इसका एक पूरा प्रोसेस तो यही था कि साल भर क्वेश्चन प्रैक्टिस थी इसके पीछे। सही में स्पीड अगर मैं बोलूँ किसी को एक क्वेश्चन सॉल्व करने यदि आज 4 मिनट लग रहे हैं, तो ये नहीं बोलूंगा कल उसको 1 मिनट हो जाएंगे, लेकिन हाँ इन आने वाले 20 दिनों में यदि वो अपने ऊपर वर्क करे, वो उन टॉपिक से रिलेटेड मान लो एक टॉपिक है तो उससे रिलेटेड लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो लगा लो, ताकि आपको वो टॉपिक पूरी तरीके से समझ आ जाए। आपको एक बार उसका पैटर्न समझ आ गया, मान लो एक क्वेश्चन है सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन हो सकता है उसमें आपको थोड़ी बहुत चीज, एक तो अपनी यूनिट चेंज करनी हो, या फिर वो सर्किट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन यदि आपने पहली बार लगाया तो आपको टाइम लगेगा। आपने उसी टॉपिक को रिवाइज करते वक्त उसी क्वेश्चन के 4 टॉपिक, आई एम सो सॉरी, उस टॉपिक के 4 क्वेश्चन यदि आपने लगा लिए तो इनफ है भाई। मतलब अब तुम सीधा अगर एग्जाम में जाओगे तो जितना तुम्हें अभी वक्त लग रहा था, क्योंकि अब तुमने 4 क्वेश्चन लगा लिए, उससे तो कम ही लगेगा। अब वो टॉपिक आइडेंटिटी टेस्ट एनालिसिस से करोगे। हाँ जी, अब विवेक आप कंटिन्यू कर लीजिए, सॉरी। हाँ, अब वो टॉपिक क्या है, मान लो वो टॉपिक तो आपने कहाँ से आइडेंटिफाई किया, आपने टेस्ट एनालिसिस से टेस्ट एनालिसिस किया, वहां से आपने टॉपिक आइडेंटिफाई किया। अब वहां आपने वो क्वेश्चन गलत किया था तो 1 मिनट गलत भी किया होगा, टाइम भी वेस्ट किया होगा। टाइम वेस्ट करते हैं ना, हमारा ये आदत ऐसा ह्यूमन नेचर ही है कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है हमें लगता है कैसे भी करके बन ही जाए, भले उसके चक्कर में हम 4 के आगे वाले 4 बनने वाले क्वेश्चन को लेट टाइम कम दे पाए, फिर उनको भी सॉल्व नहीं कर पाए। तो एक अपना ये नेचर भी चेंज करना है थोड़ा सा। ये आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से ही आएगा कि हम मुझे कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, वो 2 राउंड वाली चीज इसीलिए बताई थी। तो जब आप अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करोगे, ये वीक है, उसको नोट करोगे, फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं लगाना, एक लगाना तब लगाना जब आप वो क्वेश्चन जल्दी कर पा रहे हो। अगर आपको पता है कि मेरे को उसमें टाइम, क्योंकि आप लगा रहे हो, आपको पता है हर स्टूडेंट की अलग अलग होगी, किसी का करंट इलेक्ट्रिसिटी वीक है, किसी का काइनेमेटिक्स, किसी का वर्क एनर्जी पावर, तो जिसका जो वीक है, जिसको जहाँ ज्यादा टाइम लग रहा है, वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के 4 क्वेश्चन लगाएगा, और जिसको कम 4 में एक रफली नंबर बोल रहा हूँ, जब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ जा रही आप तो नहीं लगाओगे ना। यदि कोई व्यक्ति एक बार में लगाने के बाद एक बार उस टॉपिक को रिवाइज करने के बाद उस क्वेश्चन को तुरंत लगा पा रहा है, तो भाई तुम्हें 4-5 लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 8-10 लोग जितने लोग हैं तो सबका अलग अलग होगा एक तरीका। एक जनरल चीज आप कर सकते हो, जैसे विवेक ने बताया कि पीवाईक्यूज फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब जा करके जो जिनका स्कोर फिजिक्स में कम आ रहा है या स्पीड प्रॉब्लम हो रही है, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज पिक कीजिए। हर 10 दिन में अपने आप को मतलब हर डे मेरे को एक ही पीवाईक्यू पिक करना है। ऐसा नहीं करना है कि आज 2 दिन में मैं सारे पीवाईक्यू कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है। हर 10 दिन का डिस्ट्रीब्यूट करो, हर ईयर का पीवाईक्यू पिक करो, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक करते जाओ, और उसमें जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस नहीं टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स के जाके और क्वेश्चंस उठाओ और उसको सॉल्व कर लो, ताकि आप पैरेलली उस टॉपिक से मास्टरी करते जाओ। जैसे विवेक ने बोला कि अगर ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस आए हैं कि इस ऑप्टिक्स में ही ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके जा करके 4 क्वेश्चंस और लगा लो उसी दिन। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने का है तो उसका
बुकमार्क्स बना के अपने सामने स्टिक कर लो ताकि वो आपका रिकॉल इशू खत्म हो जाए। आपको ना भी बहुत स्मार्ट प्ले करना है कि जो जो चीज आपके लिए पाथवे में हर्डल होगी उसको क्लोज करते जाना है, और वो वैसे ही होगा कि स्मार्टली क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो आपको पीवाईक्यूज इज द बेस्ट प्लेस बिकॉज वो गारंटीड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मॉक में दोनों रोल होता है कि कुछ हार्ड टॉपिक्स भी डाला जाता है। एंड एग्जाम देते टाइम ना ईगो बिल्कुल नहीं लाना है कि मेरे से ये क्वेश्चन को सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है आगे बढ़ो, लग रहा है नहीं सॉल्व हो सकता है आगे बढ़ो, वील कम बैक टू दिस क्वेश्चन लेटर, वो वाला अप्रोच रखो। बिकॉज यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही सॉल्व करने हैं विथ फुल फोकस रादर देन कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिकॉज डिफिकल्ट क्वेश्चन के भी 3 ही नंबर मिलते हैं और इजी के भी 3 ही नंबर मिलते हैं। तो ईगो तो लाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कि मुझसे कैसे नहीं हो रहा है। आई थिंक रौनक आपके कुछ क्वेश्चन थे ना, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए आप। हाँ जी। हेलो मैम, यस। एक्चुअली मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे अभी रिसेंट मॉक टेस्ट मेरे 2-3 हुए हैं फुल सिलेबस AITS में, तो उसमें ना मेरे 250 से 300 के मार्क बीच में मार्क्स आते रहते हैं, जैसे 250 260 ऐसे करके। और जब मैं PYQ लगाती हूँ चैप्टर वाइज तो मेरे को मतलब फिजिक्स की मेनली बात करूँ, फिजिक्स में मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ लग रहे हैं, मतलब 3 स्टेप हो रहा है, 4 स्टेप में कुछ गड़बड़ है ऐसा। लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट वहाँ पे AITS देने जाती हूँ, वहाँ पे मेरे क्वेश्चन फिजिक्स के देख के भी समझ भी नहीं आते। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं मॉक टेस्ट पे रिलाई करूँ या मैं PYQ देना स्टार्ट कर दूँ, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर। विवेक। तुम्हारा यस टारगेट हितेश। यस हितेश, अब बस एक बार रौनक का आंसर करके ही आपके क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं। आई नो कि आप काफी देर से वेट कर रहे हो, आई एम सो सॉरी। हाँ जी विवेक, आप कवर करिए। नीट कोई टारगेट? आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हुई थी विवेक। हाँ, तो रौनक से मेरा क्वेश्चन है कि नीट 2025 को ही टारगेट कर रहे हो? यस सर, अभी तो फिलहाल के लिए उसके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मेरा रिवीजन अच्छा चल रहा है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ना बार बार फॉर्मूला को भूलने की वो हो रखी है, जिसकी वजह से क्वेश्चन अगर आता भी है तो भी मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता फिजिक्स में। बायो में लर्न रिवीजन नहीं हो रही है, क्योंकि वो बार बार रिवीजन करती तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। केमिस्ट्री में मेरे 100 मार्क्स आ जाते हैं, बायो और फिजिक्स में कट रहे हैं, पता नहीं क्यों। और मतलब फिजिक्स में तो ये दिक्कत आ रही है, मैं PYQ लगाती हूँ तो अच्छे से हो जाते हैं सारे, ऐसा लगता है इतना इजी है। और जैसे ही मॉक पेपर में जाती हूँ वहां पे वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे होते हैं, अजीब से लग रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। देखो, पॉइंट आता है, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे 100 केमिस्ट्री में आ रहे हैं, ओवरऑल तुम्हारे 250 आ रहे हैं। हाँ तो जी। मैं तो पहले बोलूंगा कि तुम भाई फिजिक्स फिलहाल, क्योंकि बीच में ना देखो मैं कोई ऐसा यहाँ कोई भी ऐसा मेडिकेशन तुम्हें प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, ऑब्वियस है। तुम यहाँ से अगर तुम बायोलॉजी में भी अगर 320 एक चीज आती है कि प्रैक्टिकल रहना थोड़ा सा, तो बायोलॉजी में यदि आपको 100 मार्क्स चाहिए वही फिजिक्स में चाहिए। बायोलॉजी में आपको मान लो कुछ चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये 3 चैप्टर कर लिए ना। बायोटेक्नोलॉजी आपको देते जाता है 7 से 8, 7, हाँ, ये आपको 70-80 क्वेश्चन दे जाते हैं, ये मात्र 3 चैप्टर। अब सोचो आप ये 3 चैप्टर कितने जल्दी निपटा लोगे। तो बायो पे फोकस करना चाहिए थोड़ा मार्क्स इंक्रीज करने के लिए अपना। देखो ऑब्वियस है, यदि तुम बायोलॉजी पे ही फोकस करो सिर्फ आगे वाले 20 दिन, और अपने केमिस्ट्री पे, देखो केमिस्ट्री तुम 100 मार्क्स ला रहे हो, ठीक है, और बायोलॉजी में ऐसा करो कि एटलीस्ट 250 प्लस आने लगे। हाँ जी। देखो क्योंकि मैं 20 दिन में ये नहीं बोलूंगा तुम 360 ले आओ। और अब एक तुम्हारा जो डाउट है कि PYQ करने जाते हो तो बन जाते हैं, और मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट में क्या होता है, 45 क्वेश्चन होते हैं, वो पूरे 36 चैप्टर है अराउंड, वहां से आ रहे होते हैं। PYQ में तुम सिर्फ एक चैप्टर उठाया है तुमने, और वो भी शायद रिवीजन करके, तो तुम्हें तो पता मैं है। प्रीवियस ईयर पेपर दूं या फिर मॉक टेस्ट कंटिन्यू रखूं? अब देखो, तुम्हें बोलूंगा मैं कि पहले तो सबसे पहले अपनी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो। यदि बायोलॉजी में तुम्हारे अराउंड 100 मार्क्स आ रहे हैं तो ये लिटरली बहुत कम है, ठीक है। 100 नहीं आ रहे, मतलब मेरे 150 160 आते हैं, और फिर केमिस्ट्री में 180, और फिजिक्स में तो मतलब 25 ऐसे आते हैं। मोस्टली 300 को मेरा टच कर जाता है, मिनिमम मेरे 270 आए हैं एक में बस, बाकी में 300 तुम्हारा 320 ऐसे। स्टेट कौन सा है? न्यू दिल्ली। अच्छा, और कैटेगरी?
ओबीसी। तो तुम्हें तो 680 मार्क्स चाहिए। तो यार देखो, एक पॉसिबल बात पे करें कि एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लाना है तुम्हें, ठीक है? तो हाँ सबसे पहले जी। बायोलॉजी पे ध्यान दो। केमिस्ट्री में तुम्हारे 100 प्लस आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। और केमिस्ट्री में अपने वीक एरिया पता करो ताकि इसको 140 तक ले जा सको। और अब बात करते हैं कि तुम्हारे बायोलॉजी को 150 से तुम्हें डेफिनेटली हेलो 250 तक तुम ले जा सकते हो लास्ट के दिनों हाय में। हितेश। हाय हितेश, हाँ जी, आप पूछ लीजिए। आई थिंक हितेश काफी टाइम से वेट कर रहा है। हितेश, आप अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए। मैम मैं 2025 के तैयार हूँ। तो 2025। मैं हाँ, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है हितेश, थोड़ा समझ कम आ रहा है। मैम मैं 2025 के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो मेरा अच्छा। बायोलॉजी और अभी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी तो कंप्लीट नहीं हुआ है। हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री है वो अभी तक रुका हुआ है। तो 20 दिन में तक कंप्लीट और कुछ रिवीजन भी नहीं हो पा हुआ है और कुछ मॉक सेट भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो बात हितेश, ऐसी है कि सॉरी मैम। हितेश आप कहाँ पे बेस्ड हो, कहाँ से तैयारी कर रहे हो? उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश से। घर से ही कोचिंग कर रहे हो? ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया या फिर कोई रेगुलर क्लास ज्वाइन किए हो? नहीं मैम यूट्यूब से पढ़ता अच्छा, यूट्यूब से हूँ। पढ़ रहे हो। अच्छा। अ, हितेश, ऐसा करते हैं ना, ये कॉल खत्म हो जाने दीजिए, फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। एंड देन फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे ना, बेस्ड, बिकॉज आपकी जो अभी है ना चीजें कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें ना आपसे अलग से बात करना पड़ेगा ताकि आपको कुछ हेल्प कर पाए। तो एक बार ये कॉल खत्म होती ही आपके साथ अलग से बैठ जाएंगे, बिकॉज यूट्यूब से कर रहे हो, थोड़ा समझना पड़ेगा आपने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। मॉक लगाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराया आपने? नहीं मैम कुछ भी नहीं। अच्छा, आप घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, हम अभी आपसे बात करेंगे इसके बाद, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हम अपना बेस्ट देने का ट्राई करेंगे, परेशान नहीं होना है। जो दिन बचे हैं अपना बेस्ट करना है, ताकि जब आप एग्जाम दे के निकलो तो आपको खुद में सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने अपना अच्छा एग्जाम लिखा है। रिजल्ट आना नहीं आना वो सब तो बात की बात है, परेशान नहीं हो आप। रवि लता, आप काफी टाइम से हेलो। उनको पूछना था। यस आप। हेलो। यस रवि लता, आप पूछ लीजिए, देन मनहतन विल कम बैक टू यू जस्ट। हाँ रवि लता। मैम सुनिए हाँ रितेश हेलो। बोलिए। तो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अब थोड़ी देर में बात करेंगे। हाँ हितेश, यहाँ पे ना ग्रुप कॉल है, यहाँ पे फिर आपके केस को ना स्पेशल हैंडल नहीं कर सकते, फिर सबको क्वेश्चन पूछना है ना, फिर बता नहीं पाएंगे, वो वाली चीज है। हितेश कुछ देर वेट कर लो, फिर तुमसे अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? डॉक्टर सागर आपको ठीक या डॉक्टर विवेक, दोनों में से कोई भी आपकी बात करके आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है रवि ठीक लता, है। ओवर टू यू, आप पूछ लीजिए। हाँ। मैम मतलब फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है भैया, और बाकी केमिस्ट्री ठीक है, बायो भी ठीक है। अगर सिलेक्शन रुकेगा तो सिर्फ फिजिक्स की वजह से। वैसे आपने जो हेल्प करी आ गया मुझे समझ में, मैंने फिजिक्स के पीवाईक्यू नहीं करे, और बाकी केमिस्ट्री और बायो के पीवाईक्यू करे हैं। रविलता प्लीज डू फिजिक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोर्स इंप्रूव करना है। आप दो चार करके देखो टॉपिक्स पे और सेम रेट्रोग्रेड अप्रोच अप्लाई करो, जैसा विवेक ने बताया। क्वेश्चंस करो, टॉपिक फिगर आउट करो, एंड देन उसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जिससे स्पीड वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। एंड उन टॉपिक्स को मास्टरी करो, आपके स्कोर्स इंप्रूव होंगे, बिकॉज पीवाईक्यू जेम होता है, मतलब ये वही क्वेश्चन है जो नीट में पूछे गए हैं। आप वो नहीं करोगे फिर मतलब क्या करोगे, वो वाली बात होती है। यस मैम। मैम जो चैप्टर अपन ने मान लो पढ़ लिया नोट्स के, उसके क्वेश्चन भी करने हैं नोट्स के वाले, इसके बाद पीवाईक्यू। नहीं, आप अभी पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट करो विवेक, मतलब विवेक बेहतर बता पाएंगे, बट अगर मैं आपकी जगह पे होती पहले मैं पीवाईक्यूज करती रोज। पीवाईक्यूज में फिगर आउट करती कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रही हूँ, और तो उसको उस पे उसके मैं रिवीजन पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती, मैं वो टॉपिक्स पिक करती जो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, टाइम लग रहा था, ज्यादा सोचना पड़ रहा था। उन क्वेश्चंस के उस टॉपिक्स को अपने नोट्स पे जाके रिवाइज करती अच्छे से, एंड देन फिर उस पे क्वेश्चंस लगाती अगले दिन। मतलब आज अगर मैंने ऑप्टिक्स पढ़ा है तो मैं कल ऑप्टिक्स के और क्वेश्चंस लगाऊंगी, देखने के लिए कि मेरे को कितना याद है। और जो जहाँ पे फंस रही होंगी उसके छोटे छोटे बुक मार्क्स पे लिख के अपने कॉपी पे वॉल पे चिपका लेती,
ताकि मेरा रिकॉल बढ़ता रहे, मैं जितनी बार देखूंगी मेरे को याद आता रहेगा। उससे आप लोग करो, इससे बहुत हेल्प होती है। ये ऑल ऑफ दीज मतलब सब पढ़ाई कर रहे हैं, बट ये स्मार्टली अपने प्रॉब्लम्स पे काम करना ना, वहां से स्कोर्स बढ़ते हैं। मगर आप पढ़ाई तो सब कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। विवेक भैया। वेलकम। अच्छा, आरव, संजीवनी आपके भी कुछ क्वेश्चन है, आप पूछ लीजिए। आरव, इसके बाद हेलो आपके मैम। क्वेश्चंस पे आएंगे। हाँ जी, आप भी पूछ लीजिए। चलो मनहत, आप पूछ लीजिए, फिर संजीवनी पूछ लेगी। आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लेना। कोई हेलो मैम। कोई भी पूछ लो। मैम संजीवनी। हाँ हितेश, बोलिए ना। तो बताएंगे कुछ बारे में? हाँ हितेश, बताएंगे आप, टेंशन नहीं लो। बट अभी मैं आपको कैसे बताऊं, आपने अभी पढ़ाई नहीं करी है ना, तो आपको बेसिक तो पहले पढ़ना पड़ेगा ना। वो टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा। एक बार बात करते हैं, इसके बाद आप परेशान नहीं हो। आ, हाँ आरव, आरव, मनहतन, कोई पूछ लीजिए। मनहतन बार बार हेलो आप। हाँ, यस। हेलो मैम, मतलब बेसिकली मैं मतलब मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो उसमें 450 कभी 500 ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो मतलब बायो तो मैंने अच्छे से करी है, मतलब कि अच्छे से कर लिया, मतलब कि कॉन्फिडेंस आ रहा है। 320 प्लस में चले जाते हैं, मतलब 320 प्लस अप्रोक्स आ जाते हैं। और केमिस्ट्री भी मतलब पहले वाले वीक से काफी ठीक होगी, पर फिजिक्स पूरी एकदम वो छोड़ चुका था। मतलब फिजिक्स मैंने 15 दिन पहले छोड़ दी थी बिल्कुल। तो फिजिक्स में कुछ बन ही नहीं रहा, मतलब कि मतलब मेरे को 600 के अप्रोक्स तो जाना ही है। तो मतलब कैसे करूँ, मतलब अब टाइम भी काफी कम रह चुका है, क्योंकि मतलब स्टेट एक चीज के एमपी पीछे से जा ही हो रहा हूँ तुम? तो वो पीछे। क्या? सॉरी, एमपी से ही हो ना तुम? नो सर, नो, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, और कट ऑफ तुम्हारे यहाँ को तो 680 तक जाता है शायद। नो सर, मेरी कैटेगरी लगती है, मैं एसटी कैटेगरी से हूँ। ओके, तो सेफ स्कोर तुम्हारे लिए 550 टू 600 है। यस सर। तो मतलब मैं कैसे अप्रोच करूँ, मतलब मेरे 450 तो आते ही है, मतलब मैं फिजिक्स वही का वही। मतलब हाँ, हाँ, मतलब अब फिजिक्स 450 में तो आते हैं बायो फिजिक्स को केमिस्ट्री को मिला के। है ना, तो तुम यहाँ से अगर थोड़ी बहुत गलती करोगे तो सिलेक्शन छूट जाएगा, लेकिन वही है, तुमने अगर ये इम्प्रूवमेंट कर ली तो तुम इस साल भी सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, अब आते हाँ, हैं यस सर फिजिक्स में। वो। तुम्हें रफली 100 टू 120 मार्क्स चाहिए। एक यस रफली सर, आइडिया यस। है, ठीक है। हम्म। ये मार्क्स मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ कि ये मैंने बताया ही है कि 25 टू 30 क्वेश्चन फिजिक्स में सच में इजी बोल सकते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। वो फॉर्मूला बेस्ड कहाँ से आते हैं? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में है। मैं भी तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, तो मॉडर्न फिजिक्स के उठाना क्वेश्चन। हम्म। मॉडर्न फिजिक्स से हाँ। हर चीज रिपीट होती है। अ, हम्म। वही आपसे रेडियस पूछ लेंगे, वेलोसिटी पूछ लेंगे। तुमने क्लास के क्वेश्चन लगाए होंगे ना, न्यूक्लियाई, हाँ एटम हाँ, ये चैप्टर, मॉडर्न ड्यूअल फिजिक्स नेचर ये ऑफ सब तो पार्टिकल, ठीक है, है ना। अब पर बेसिक। हाँ। सेमीकंडक्टर तो हाँ, डायोड वाला क्वेश्चन आता ही आता है। ये सेमीकंडक्टर मैंने नहीं कर रखा सर, इसका लॉजिक गेट तो कंप्लीट कर रखा है पूरा। और 12th की ये वाला पार्ट है ना, मतलब जो इलेक्ट्रो वाला पार्ट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला पूरा, हम्म, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रो वाला, वो थोड़ा वीक है मेरा। उसकी वजह से मतलब वो नहीं होता, मतलब जैसे पीडब्ल्यू के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो वो देखे आता हूँ तो मतलब फिजिक्स एकदम से मतलब पूरा भूल सा गया हूँ। बाकी बायो और केमिस्ट्री तो ठीक ठीक है, मतलब केमिस्ट्री भी हाँ इतनी अच्छी नहीं बोलेंगे, मतलब केमिस्ट्री भी मतलब 100 से प्लस चले जाते हैं। बाकी मेन मार्क्स तो बायो में आते हैं, मतलब बायो ठीक कर लिए। हाँ। तो केमिस्ट्री में तो पहले वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करो, पहले मेरी सुनो तुम। फिजिक्स में हाँ। मैंने लास्ट वीक हम्म। कुछ अपने यूट्यूब पर बताया है, कुछ मैंने 10 से 11 चैप्टर बताए हैं, जिनमें से हम्म। 100 मार्क्स हर साल मैंने पिछले कम से कम 2019, क्योंकि एनटीए जब से मैंने तभी से रफली वो निकाला था, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में होने हम्म। वाले दोनों पेपर, वो जो अलग से हुए थे, और 23 में भी 2 हुए थे, और 22 में भी आई थिंक 2 हुए थे। ठीक है, 23 का शायद एक हम्म। हुआ था, 22 में 2 हुए थे। सब में हम्म। मैंने पूरा एनालाइज किया था भाई, उन 9-10 चैप्टर से मिला के 100 मार्क्स का आ ही रहा है। तो तुम यदि वो हम्म। करके जा रहे हो, अब ऐसा नहीं है कि तुम उसमें से हम्म। सारे क्वेश्चन कर ही लोगे। हाँ, वो वाली कुछ बात है। चैप्टर तुमने पहले भी तो कर रखे होंगे ना, तो बात तो मेरी हाँ, सुनो ना। पहले तो कर रखे हैं, ऐसे बस तो कर रखे साथ में यदि तुमने वो चैप्टर कर लिए, तो उससे एक बहुत ज्यादा हैं। चांस तो हो जाएंगे ना, तुम कम से कम अगर 100 नहीं तो वहां से 80 मार्क्स तो तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे। और वो चैप्टर हम्म। मैंने जो बताए हैं, उसमें सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी लग रही है, पीवाईक्यू बेस्ड। लेकिन लास्ट के 20 डेज में वही बोला जाएगा। मैं ऐसा नहीं हाँ। बोलूंगा कि तुम 50-50 क्वेश्चन होते हैं एक डीपीपी में और 60 डीपीपी होती है पर चैप्टर, हम्म। तो 350 लगा लो। तुम्हारा हम्म। तो टॉपिक क्लियर हो रहा है। मान लो वेलोसिटी निकालते हैं अपन एटम वाले चैप्टर में, वो हम्म। एनर्जी स्टेट निकालते हैं। अब तुमने एनर्जी स्टेट का एक क्वेश्चन करके टॉपिक समझ लिया तो वेल एंड गुड, 10 क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा। ऑल्टरनेटिव करंट में पूछा जाता है तुमसे
ओमेगा पूछा जाता है, ठीक है, और गामा पूछा जाता है। तो वो एक क्वेश्चन करके तुमसे वो बन रहा है, तो एक क्वेश्चन करो उससे रिलेटेड। टॉपिक तुम एक क्वेश्चन सीख रहे हो, 4 क्वेश्चन सीख रहे हो, वो तुम पर निर्भर करता है। यदि तुमने वो टॉपिक सीख लिया, अगले टॉपिक पे शिफ्ट हो जाओ। अच्छा, मतलब ये साइड में लेके चलो। और जैसे बायो और केमिस्ट्री है, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं अब फिजिक्स पे फोकस करूंगा सडनली तो ये बायो और केमिस्ट्री जैसे वीक हो जाएगी, मॉक तो क्योंकि दे रहे हो मैंने ना अभी तुम? बेसिकली 15। हाँ, मॉक तो दे रहा हूँ मैं। मॉक तो लगभग मतलब बायो का तो सुबह उठते ही दे देता हूँ मैं, और हाँ, केमिस्ट्री मैं का तो ये आफ्टरनून सजेस्ट में। करूंगा पूरा एक 2 से 5 वाला टाइम, मैंने टाइम तुम अपने अच्छा, अकॉर्डिंग 2 रखो, लेकिन तीनों एक साथ हम्म अटेम्प्ट करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अच्छा, तीनों एक साथ अटेम्प्ट करके। हाँ, तीनों साथ करनी हो। ऐसा अच्छा मत करो कि सुबह बायोलॉजी दे रहे, दिन में तुम केमिस्ट्री, रात में, क्योंकि नीट का पेपर अच्छा तुम्हें इतना वो नहीं फ्री बैठने नहीं देंगे। हाँ वहाँ तुम्हारे फिक्स होगा 2.5 अच्छा घंटे, इसलिए घर पे तो 2.5 घंटे ही मैं तो टाइम फिक्स ऐसे करके लगाता था। 3 घंटे 20 मिनट थे हमारे टाइम, तो हम 3 घंटे में लगाता था मैं तो, ठीक है। अच्छा तो टाइम कम, अपने आप को 2.5 घंटा दो उस तीनों सब्जेक्ट को अटेंड हम्म, करने के लिए। नीट में वहाँ साइन भी वन हो रहे होंगे बीच बीच में। यस एंड वन अच्छा थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, आप सब ना अपने लिए एग्जाम सिचुएशन रेप्लिकेट करो। विवेक जैसे बोल रहा है ना, थोड़ा सा अपने साथ स्ट्रिक्ट हो जाओ। जैसे 3 घंटे 20 मिनट है, 3 घंटे में एकदम एग्जाम सिनेरियो रेप्लिकेट करो। OMR शीट प्रिंट आउट करा के ले आओ और बैठ करके करो क्वेश्चंस। बिकॉज ना एग्जाम देना ना मतलब पढ़ाई सब कर लेते हैं, बट एग्जाम देना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। उस एग्जाम के सिचुएशन में अपने इमोशंस को हैंडल करना एक स्ट्रैटेजी होती है। कि मेरे क्वेश्चंस जब गलत हो रहे हैं, मैं जब स्टक हो जा रही हूँ कि यार मेरे क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं, उस सिचुएशन में अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है और बोलना है कि आगे बढ़ो। क्या हुआ, 10 क्वेश्चन नहीं बने तो 11th बना लूंगा। तो अपने उस सिचुएशंस को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कीजिए आप सबके सब। और कोशिश कीजिए कि वीक में एक मॉक तो ऐसा लिखो जो एकदम जैसा होगा जैसे आप नीट लिख रहे हो। क्वेश्चंस प्रिंट आउट करा के ले आओ, OMR शीट प्रिंट आउट करा के आओ, कहीं जा करके टेबल चेयर में, लाइब्रेरी पे या कहीं पे भी शांति से बैठ जाओ और 3 घंटे का पूरा फोकस लगाओ और सोचो कि आप आज फाइनल नीट ही लिख रहे हो। हर जीटी को, हर मॉक को ऐसे लिखना है कि वो फाइनल एग्जाम है, और एग्जाम को ऐसे लिखना है कि वो एक मॉक दे रहे हो, ताकि आपका प्रेशर ना बने। और जिसने अपना प्रेशर हैंडल कर लिया वो अच्छा एग्जाम लिख के आ जाएगा। अच्छा संजीवनी, आप पूछ लीजिए। आप अनम्यूट कर लो अपने आप को नीचे से। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग संजीवनी। गुड इवनिंग भैया। एक्चुअली दीदी मेरे मतलब मैंने बायो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रखा है, एंड केमिस्ट्री के में इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट है, बट ऑर्गेनिक में बस 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट है, एंड फिजिक्स में मतलब 8 चैप्टर 11th के स्टार्टिंग के कंप्लीट है, वो वर्क फॉर एनर्जी तक, एंड 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी तक, यहाँ तक कंप्लीट है। एंड बस फिर मतलब मुझे थोड़ी सी न्यूरो प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारा डाउट आया था, सॉरी। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, इतना ही बोलूंगा, क्योंकि उससे ऊपर कोई चीज है ही नहीं, समझ रहे यस हो? भैया, मतलब वो क्या नाम है, स्टार्टिंग में मैं जब पढ़ रही थी उस टाइम मेरे 480 तक मार्क्स आ रहे थे, बट अब मेरे मतलब कि 250-300 तक ही आ रहे हैं, मतलब आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। रिवीजन अच्छे से हो नहीं पा रहा है, टेस्ट भी नहीं दिया मैंने, मतलब 2 मंथ में मैंने इतना मतलब कंप्लीट किया है ये सिलेबस अपना, एंड फिजिक्स मैं नहीं कर पाई। टारगेट कितना है तुम्हारा? भैया 550 तक। हाँ, तो 250 अभी अराउंड आ रहे हैं। बायोलॉजी में कितना आ रहा है? बायोलॉजी में वही 150 तक। और तुम जैसे बोल रहे कि बायोलॉजी कंप्लीट है, तो तुमने सिर्फ एक बार कंप्लीट किया है कि उसको रिवाइज किया है कम से कम 2 से 3 बार तो एटलीस्ट? नो भैया, रिवीजन नहीं हो पाया है। हाँ, तो तुम्हारे लिए तो देखो, मॉक टेस्ट होते हैं, कब होते हैं? जब हमने अच्छे से चीज पढ़ ली, रिवाइज कर लिया, अब हमें पता करना है हमारा वीक टॉपिक क्या है, तो हम क्वेश्चंस लगाते हैं। तुम्हारे साथ क्या है कि तुमने सिर्फ एक बार पढ़ने से वो चीजें नहीं होती, इतना मान के चलो। अभी तुमने रिवीजन ही नहीं किया, तो मॉक टेस्ट यदि तुम लगाओगे तो तुमसे ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे, क्योंकि तुमने चीज पढ़ी भी नहीं है अच्छे से। तो पहले मैं तो यही सजेस्ट करूंगा इस टाइम कि तुम्हें, देखो तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट सच में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि पहले तुम्हें चीजें याद करनी होंगी, तब तो जाके पता लगेगा कि तुम्हारा वीक टॉपिक क्या है। अभी तो तुम्हारा पर्टिकुलर चैप्टर का पूरा चीज वीक है,
तो उस पे तो मैं यही बोलूंगा कि बायोलॉजी को कम से कम इन 20 दिनों में ट्राई करो कि देखो तुमने कंप्लीट कर ही ली है तो कम से कम 2 बार तो रिवाइज कर ही लो। ठीक है, मैं मानता हूँ चीजें मुश्किल हो रही होगी तुम्हें, डिसीज भी थी कोई, तो तुम्हारे लिए देखो चैलेंज दिया था भगवान ने, तो पहले तो यार अपनी हेल्थ ही सुधारो, मैं यही बोलूंगा। मतलब ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी करो बेटर करो, अपने आप को ये शाबाशी ही दो कि तुमने 2 महीने में एटलीस्ट इतना कर लिया। दादी मेरे को बोली एक मत, बीमारी एमे थी लेकिन आवाज मैंने उससे जावता बहुत लड़कर लोग बा। पढ़ा भी ए और देखी ठीक बोली भी मत, हुई। आवाज ये जाता। अपने आप को एक पॉजिटिव रहना अपने बारे में, है ना, अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। क्योंकि मैं तुम्हें अभी मॉक टेस्ट सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम रिवीजन पर ध्यान दो, क्योंकि अभी तुम्हारा वीक पूरा 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 सब्जेक्ट ही वीक है। यस भैया, मैंने बस ओनली बस क्लास करके एंड मतलब जो पढ़ाया है सर वहाँ से बस हल्का फुल्का कभी देखी, बस मतलब बायोलॉजी में थोड़ा सा रिवीजन किया था, जो भी 3-4 चैप्टर थे वो थोड़े ठीक ठाक से अच्छे से रिवीजन किया था एंड बस टेस्ट दिया था और कुछ नहीं, एंड क्लास बस किया था। हाँ देखो वही गलती हो जाती है ना, क्लास के बाद हमें नोट्स पढ़ने होते हैं, हमें उससे रिलेटेड डीपीपी लगानी होती है, फिर हमें उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी होती है, तो ये सारे स्टेप रिवीजन पूरे करने होते हैं, उसके बाद ही हम मॉक टेस्ट पर जाते हैं, है ना। तो ये स्टेप स्किप करना हो गए हैं वो अलग बात है, तुम्हारी प्रॉब्लम थी, तुमने ऐसा वो नहीं किया है अपने साथ, जानबूझ के कुछ नहीं किया है, तुम कहीं घूमने चले गए, ये तो वो तुम्हारी गलती नहीं है ना। ह्यूमन है हम, कभी कभी हम सब लोग बीमार पड़ते हैं, तो अपने पहले तो हेल्थ सही रखना है, उसके बाद अब जो तुम कर सकते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से तुम जो चीजें तुम्हारी नहीं हो रखी है, मतलब एक बार सिर्फ एक बार लेक्चर पर देखा है, तो अब तुम रिवाइज कर सकते हो, वो तुम्हारे पास एक मौका है, तो रिवाइज करो चीजों को। ठीक है, मतलब अपने मंथन आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, ये करो कि मैं यहाँ से 20 दिन में 2 महीने मैंने मेहनत की, अब 20 दिन और करूंगी और अच्छे रिस्पेक्टेबल स्कोर लाऊंगी, ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट रख सकूं अपनी पूरे लाइफ टाइम कि हाँ भाई लास्ट के 20 दिन में लड़कर ये चीज हासिल की। ठीक है, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी अपने आप से। और एंड किसी के डाउट, क्योंकि हाँ संजीवनी, आपको अपने हेलो आप को ना हेलो ओवर प्रेशर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एग्जाम है, लाइफ, बट लाइफ हम हर एग्जाम से ऊपर है। तो आपको बस अपना बेस्ट देना है, और हमें अपना बेस्ट देने का मतलब होता है कि मैं रोज जो भी डिसाइड की हूँ कि उसको कंप्लीट करूंगी, अगर उसका 80% भी कंप्लीट कर दिया हो ना, तो जस्ट क्लैप फॉर योर सेल्फ कि मैंने अपना अच्छा किया। बिकॉज ये सब अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, बट अपने आप पे ओवर प्रेशर नहीं देना है, अपने आप को ऐसे ओवर क्रिटिसाइज नहीं करना है, बिकॉज एक बार आपका माइंडसेट खराब हो गया ना, सेल्फ डाउट अंदर आ गया ना, तो फिर लाइफ में दूसरी चीजें अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और अभी तो इससे बड़े बड़े बैटल्स फेस करने हैं, मेडिकल कॉलेज इतना डिफिकल्ट है, वहां पे 10 चीजें फेस करनी है, आगे पीजी में चीजें फेस करनी है। तो इतनी जल्दी अभी एक चीज आप लोग को करना है, आप सबको, कि अपने अंदर सेल्फ डाउट नहीं आना है, अपना मेंटल स्टेट बहुत अच्छा रखना है। बिकॉज ये all of these are just battle of life, और you all are way stronger than any exam, trust me. दीदू, हेलो एक्चुअली सर। मैं जब प्रिपरेशन करने के लिए सोचा था तो मुझे लगा नहीं मैं कर लूंगी, एंड बस फिर ये हेल्थ इश्यूज हो गया बीच में। नहीं मैंने हाँ जो हाँ सॉरी मैम, हाँ, वो नहीं ध्यान आप रख। कंटिन्यू कर लीजिए संजीव। ठीक है, बाकी अभी नेक्स्ट स्टूडेंट है, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा जा रहा है, तो जितनी तुम बातों का ध्यान रखना जो बोली गई है वही तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो बस कॉन्फिडेंट रहना, और यही बोलूंगा। और तो भैया मैं बस खुद अभी पायो रिवाइज करूँ। हाँ वही करो, देखो ज्यादा लोड मत दो। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की सही में जरूरत नहीं, अपनी हेल्थ सुधारो। मंथन आप पूछ लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। थैंक यू भैया। हेलो सर। हाँ बोलो। मैं क्लास 11th-12th के साथ सर मुझे पता नहीं था, पर मैंने किया था तो मेरा सर 68 मार्क्स आया था। उसके बाद सर मेरा फर्स्ट ड्रॉप है ये, और सर मैं इसमें मॉक वगैरह दे रहा हूँ, तो मेरा जैसे फिजिक्स में 112 के अराउंड आ रहा है, और सर केमिस्ट्री में 200 समथिंग के आ रहा है, और सर केमिस्ट्री हेलो केमिस्ट्री में आ रहा है। हेलो सर केमिस्ट्री में 112 के करीब करीब आ रहा है, और सर बायो में 226 आ रहा है, और मेरा सर फिजिक्स में सर 98 कभी 100 ऐसे फ्लक्चुएट करता है। और सर सबसे पहले मेरा तो ये भाई है कि सर मेरा ये है कि सर ऐसा लगता है मुझे सर
मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं बस रटे जा रहा हूँ हर चीज़ बस। जैसे मैंने सर 11th-12th में क्या किया था, कई सारे कोचिंग्स में कॉपी बनाया, फिर सर क्लास का कॉपी बनाया, फिर इधर उधर मतलब बड़ा कंफ्यूजन हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो कैसे कैसे करके सर वो तो हो गया, पर सर इसके बाद से मुझे लगता है सर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ढंग से मेरा है नहीं, और मैं बस रटे जा रहा हूँ, किसी एक कॉपी को कई बार देखे जा रहा हूँ, रटे जा रहा हूँ, बस यही हो रहा है सर। सबसे पहले तो तुम्हारे लिए तो मैं मतलब लिटरली भाई तुम्हारे 66 ओवरऑल मार्क्स थे साल के एंड तक आज 68 अच्छा मतलब 68 सोचो, और अभी तुम 400 प्लस ला रहे हो, तो ये एक अपने में कॉन्फिडेंट होने की बात होती है। क्योंकि भाई 66 लाने को वाले व्यक्ति को ना क्वेश्चन भी पढ़ना नहीं आ रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, वो नहीं व्यक्ति सर इतना नहीं मेहनत आता था। करके आज 400 प्लस ला रहा है, तो ये पहली बात। क्योंकि एक साल का गैप सबको लगता है कि एकदम 66 650, ये होता है ओवर एक्सपेक्टेशन। बी प्रैक्टिकल, तुम जितना लाए हो वो भी अच्छी बात है। अब आते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। यहाँ से सबसे पहला जो इजी होता है चीज, हम जहाँ नंबर बढ़ा सकते हैं अपने, वो होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी तुम ला रहे हो 240 के अराउंड, है ना? 226 अराउंड या हाँ 240, हाँ ऑब्वियसली, यानी तुम लगभग 114 नहीं सॉरी 360 होता है ना, 130 के अराउंड 130 मार्क्स कम ला रहे हो। यहाँ तुम 100 इंक्रीज कर सकते हो सिर्फ वो कुछ चैप्टर वन शॉट देखकर, बता रहा हूँ, जो 2-2.5 घंटे का होता है ना हाँ सर, बायोलॉजी, वन शॉट ही देख रहा हूँ इस समय, तो वन शॉट ही देख रहा हूँ। वो करके साथ में अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ के, और सिर्फ बायोलॉजी में क्या है, ज्यादा भटकना नहीं होता है, सिर्फ 10 साल के पीवाईक्यू करके। यहाँ तुम 100 नहीं बोलूंगा मैं, 70 to 100 इसके बीच में तुम इंक्रीज कर ले जा सकते हो आने वाले 20 दिन में। तो जो चीज तुम्हारे हाथ में सर बहुत ज्यादा जो इजीली है। कॉन्फिडेंस, जैसे लगता है कई सारे जैसे चैप्टर्स हैं जो लगता है कि यार यहाँ का टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे सर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, सर बायोटेक में कुछ हो गया, तो सर वैसे मैं बार बार फिर से वन शॉट देखने जाता हूँ और फिर से मतलब उसके क्वेश्चन लगाता हूँ, क्या ये तरीका सही है? नहीं वन शॉट देखने क्यों जाना है? जब तुमने एक बार उसको देख लिया है, फिर तुम्हें अपने नोट्स पे जाना है। नहीं वही तो सर, वही तो बात है कि मैं बता नहीं क्यों उस पर रिवाइज करने जाता हूँ फिर से, कि मतलब वो लेक्चर ही मेरे दिमाग में हमेशा के लिए अच्छे से एक एक पॉइंट में आ जाए, ऐसा लगता है मुझे। लेक्चर कभी दिमाग में जा ही नहीं सकता, लेक्चर वही पैसिव तो, लर्निंग है। वही नहीं समझ में आ रहा है मुझे। तुम क्यों गलती कर रहे हो? तुम्हें जब पता है तुम्हारे, मान लो ये एक टॉपिक से गलती हुई, तो तुम वो जाके अपने नोट्स में ही देखोगे ना सबसे पहले, फिर या फिर अपनी एनसीईआरटी जहाँ तुमने मार्क कर रखी हाँ हो। हाँ, पता नहीं क्यों सर बायोलॉजी मैं में नोट्स कम बिल्कुल देखना चाहता हूँ, बार बार यूट्यूब पे ही जा रहा हूँ या फिर बार बार वीडियोस ही देख रहा हूँ, वन शॉट देख रहा हूँ, यही गलती कर कि रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा लोग गलतियां करते हैं भाई इसमें। तुम खुद देखो, तुम फिर भी वो 4-5 घंटे का मॉलिक्यूलर का लेक्चर देख के आओगे, तुम्हारे दिमाग में चीजें नहीं हुई। क्योंकि पैटर्न क्या होता है, मैंने तो बता रखा ना, याद करने का। लेक्चर के बाद जो नोट्स होते हैं वो पढ़ने होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं अपन, क्वेश्चन गलत हुए एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ये एक पैटर्न होता है। और लास्ट में सिर्फ हम नोट्स और एनसीईआरटी ही रिवाइज करते हैं। तो तुम्हारा भी पैटर्न क्या है, तुमने लेक्चर देख लिया, तुम क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तुम आइडेंटिफाई करो टॉपिक को, जाओ एनसीईआरटी में पढ़ डालो। एक बार नहीं पढ़ना है, 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे तब हाँ, दिमाग में जैसे जाएगा। आपने बताया था एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका, कई बार फास्ट रीडिंग किया था, उसके बाद सर स्लो रीडिंग भी किया हूँ मैं, जैसा आपने पिछली वीडियोस में बताया अपने फास्ट यूट्यूब रीडिंग पे। उस व्यक्ति, एक सेकंड में एक चीज और ऐड ऑन करूंगा, उसमें भी की होगी मैंने, कि फास्ट रीडिंग उस व्यक्ति के लिए जिसने अपने नोट्स 2-3 बार पढ़ लिए, जिसने अपनी एनसीईआरटी भी 2 बार समझ के पढ़ ली, अब वो नहीं फास्ट मतलब गो थ्रू हो सकता है। अब तुमने समझ के नहीं पढ़ी तो तुम फास्ट पढ़ोगे, तुम्हें चीज में मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले होती है बड़ी रीडिंग जिसमें हम चीजों को आराम से पढ़ के दिमाग में याद कर रहे होते हैं, सेकंड रीडिंग में हम थोड़ा फास्ट होते हैं, थर्ड में और फास्ट होते हैं, फिर हमें बहुत तेजी याद होती है। ये तो मेरे एक टीचर ने बताई थी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल की थी। ये तो होती है सर। विवेक, एक क्वेश्चन है सौर्यन के साइड से, आई थिंक ये आप देखिए ना, ये इम्पोर्टेंट है। मेरे में मैम शो नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, उसका क्वेश्चन है, प्लीज भैया लेक्चर को कैसे देखते हैं अच्छे में, 2 आवर्स का लेक्चर 5 आवर्स ले रहा है, इसका सोल्यूशन बताओ। दे जस्ट वांट कि जो लेक्चर्स 2 घंटे का वीडियो है ना, वो देखने में उनको 5-5 घंटे लग जा रहे हैं, तो उसको टाइम कैसे करना है और एफिशिएंटली वीडियो कैसे देखना है। तो आई थिंक तुम शायद नीट 26 वाले एस्पिरेंट हो गए या नीट 27। तो शुरुआती दिनों में मैं अपनी बताऊं, क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे यहाँ पे आपको, क्योंकि दूसरे से कंपेयर करना नहीं है, ये चीज मैं इसमें इसके थ्रू सिखाना चाहूंगा। जब 80 मार्क्स आए थे, मेरे को हिंदी से इंग्लिश गया था, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था लेक्चर में, तो मेरे को जो 2 घंटे का बायोलॉजी का लेक्चर होता था, वो उसे देखने मात्र और नोट्स बनाने मात्र में लगते थे 4 से 4.5 घंटा। लेकिन एक वो दिन था, और एक मैं बात करूं एक लगभग 3 महीने बाद का दिन, यानी 90 दिन, मैं इसमें गैप नहीं किया,
कि मेरे को 4 घंटे लग रहा है, एक व्यक्ति जिसको 2 घंटे लग रहे हैं, मैंने कंपेयर नहीं किया। मैं 4 घंटे धीरे धीरे देखता रहा उस ना किसी से मैंने, देखो एक और बात बताऊं, ये ज्यादा पूछा, क्योंकि मुझे पता है मुझे वो चीज 4 घंटे समझ आ रही है। मैं तुम्हें अगर बोल दूं कि 2 घंटे में देखना है तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। 90 दिन की जो 90 दिन की जो कंसिस्टेंसी थी, 90-100 दिन की, मैं बताऊंगा 3 महीने बाद मैं वही लेक्चर, मतलब वही बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर जो चल रहा था उस टाइम चल रहा था, पुराना नहीं, अपने आप मैं 3 घंटे, हाँ 5 घंटे से वो 3 घंटे कब पहुंच गए सही में पता नहीं चला। और एक टाइम ऐसा था मैं 1.5x पे देख रहा था, यानी लगभग 6 महीने बाद 1.5x पे लेक्चर देख रहा, साथ में ऐसे ऐसे नोट्स बन रहे मेरे, और वो 2 घंटे का लेक्चर मैं 1.5 आवर में कंप्लीट कर रहा। वो कैसे हुआ? पूरा कंसिस्टेंसी मैटर है उसमें 6 महीने का। तो तुम यदि नीट 2026 या नीट 2027 के एस्पिरेंट हो तो तुम्हें बोलूंगा मैं कंसिस्टेंट रहो। हाँ, कुछ गलतियां होती है, क्या अवॉइड करनी है, एक तो नोटिफिकेशन वार बंद करनी है यदि ऑनलाइन लेक्चर लेते हो, क्योंकि आप हो सकता है नोटिफिकेशन में भटक जाते हो। दूसरी चीज आती है ओवर थिंकिंग, ये कम करना है कि मान लो पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, लेकिन सोच कर रहे हो आज मम्मी ने ये काम बोल दिया, अच्छा 2 बजे खाना खाना है, आज आलू की सब्जी बननी है, ये कुछ नहीं सोचना है। ये चलता है जब हम ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज चलती है बहुत ज्यादा, मेरे साथ होता था। क्योंकि फिर यदि हमारा आज 4 घंटे बाद एक काम है, हमें शाम को कहीं जाना है, मान लो पापा ने बैंक का काम दे दिया, मेरे दिमाग में 3 घंटे पहले वो चीज चलती थी लेक्चर के टाइम, यार बैंक जाना है, भीड़ होगी वहां पे, लाइन में लगना पड़ेगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज मेरे दिमाग में चल रही। तो ये चीज तुम्हें अवॉइड करनी है। ये अवॉइड, देखो तुम एक 2026 वाले एस्पिरेंट हो इसलिए मैं तुम्हें इतना डिटेल बता रहा हूँ। तुम्हें इसके लिए 15 से 20 मिनट सुबह मेडिटेशन करना है, ये ही फायदा किया था मुझे, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे तुम्हारी सोचने की जो कंसंट्रेशन पावर होगी, एक जगह फोकस करने की, वो बढ़ेगी। तो देखो 3 चीज, ओवर थिंकिंग नहीं करना है बीच में, और नोटिफिकेशन बार बंद रहना चाहिए तुम्हारा, और ज़्यादा आगे वाले कामों को बीच में नहीं सोचना है, सिर्फ लेक्चर पे फोकस करना है, और ट्राई करना है, हाथ में एक पेन होनी ही चाहिए। साथ में नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे वो मुझे पता नहीं, क्योंकि कई लोग पीडीएफ से बाद में नोट्स बनाते हैं, लेकिन जो टीचर बता रहा है वो इससे ध्यान नहीं भटकेगा। तुम पेन ऐसे रफ करते भी रहोगे ना, ऐसे 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 करते रहोगे धीमे धीमे, तब भी तुम्हारा ध्यान लेक्चर पे होगा। जैसे ही पेन उठेगी तुम्हारे दिमाग को हिट करेगा, वो तुम्हारी पेन उठी, तुमने ओवरथिंक करना स्टार्ट किया, ऐसा ही होता है। तो तुम्हें पेन उठेगी तो तुम्हारे दिमाग को एक साइन पहुंचेगा कि भाई पेन उठ गई है, मतलब मैं भटक गया हूँ, तो फिर से पेन धीरे धीरे चलाने लगेगी। इससे तुम कॉन्सेंट्रेट होकर लेक्चर देखोगे। और आप ना पोमोडेरो होता है ऐसे फोकस आवर्स वाले, वो भी आप टेक्निक्स अप्लाई कर हाँ सकते जी। हो कि अपने आप को बस एक टारगेट्स दो कि मेरे को 40 मिनट हेलो या 30 मिनट फोकस में करना है, उसके बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, उसके बाद फिर मैं फोकस में पढ़ाई करूंगा। तो उससे क्या होगा ना कि आपको पता होगा कि यार बीच में डाइवर्ट नहीं होना है, सिर्फ पढ़ा इतने देर में मेरे को लेक्चर्स ही देखने हैं फोकस के साथ। हाय वानी, आप प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आई नो कि भैया आप कब से वेट कर रहे हो। ये तो डिस्कस हो गया था ना। हाँ सॉरी वाली। भैया बायोलॉजी तो हो जाती है लेकिन फिजिक्स में आती है, जैसे जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं तो उनका बताओ जरा, तो वो कब लिखने हैं क्वेश्चन, जैसे ये लिखते फिजिक्स वाला चीज जो है ना, वो मैंने मतलब 3 बार बता दिया आई थिंक, तो आई तुम सुन थिंक नहीं रहे थे उस टाइम। आई थिंक वही चीज फॉलो करनी सबको। हाँ फिजिक्स ऑलरेडी हैंडल हो गया। अमृत का बार बार क्वेश्चन है, आई विल टैकल दिस फॉर एवरीवन, जिसके क्वेश्चंस हैं कि स्कोर्स अब इम्प्रूव कैसे करने हैं 550 टू 615 15 डेज। तो अमृत एंड एवरीवन जो अभी स्कोर स्टक वाले स्टेज पे हैं, ये इन जनरल सारे कॉम्पिटिटिव स्टेट एग्जाम्स में एक पॉइंट के बाद ये प्लेटू आता है कि हमें समझ नहीं आता है कि हमारे स्कोर इम्प्रूव कैसे होंगे। तो इस टाइम पे द बेस्ट चीज होती है कि अपने अपने पास्ट के कुछ मॉक्स को उठा लो, 3-4 मॉक्स को उठा लो एंड फिगर आउट करो कि आप किस टाइप के मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर रहे हो। इसकी 3-4 कैटेगरीज बनती है। पहला होता है कि आप ये देखते हो कि मेरे को कंसेप्ट नहीं आता है, कि जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा था उसमें मेरा कंसेप्चुअल मिस्टेक था, कि मेरे को वो टॉपिक्स ही नहीं आता है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि रिकॉल की, कि मेरे को आता तो है बट मैं एग्जाम में उसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ या ना कर पा रहा हूँ, तो मेरे को अपने रिविजन पे ज्यादा फोकस करना है। थर्ड होता है कि मैं सिली मिस्टेक्स बहुत कर रही हूँ, कि मैं क्वेश्चंस में जाती हूँ एग्जाम में इतनी पैनिक हो जाती हूँ कि मैं जैसे यूनिट गलत पढ़ लिया या फिर क्वेश्चंस गलत रीड कर ली और मैंने आंसर्स गलत कर दिए, तो सिली मिस्टेक कर रही हूँ। एंड फोर्थ इज कि मेंटल ब्लॉक्स, कि मैं कुछ और सोचने लगी, ओवर डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, इस वजह से मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ बैठ करके। तो आपको ये सारे कैटेगरीज में अपने आप अपने क्वेश्चंस को ब्रेक करना है। आप लोग का जो ग्रुप बनाया है ना व्हाट्सएप पे, उस पे मैं शेयर कर दूंगी कि नीट पीजी में बच्चे वो कैसे हैंडल कर रहे हैं और जिससे उनकी हेल्प हो रही है। सिमिलर आपको भी फॉलो करना है, बिकॉज एग्जाम इज एग्जाम, और उससे ना आपको ये पता चलेगा, फर्स्ट लेवल क्लियर होगा कि आप
किस टाइप की गलतियां कर रहे हो। आपको कंसेप्ट ही नहीं आता है, जैसे अभी किसी ने बोला था कि वो सिर्फ रट्टा मार रहा है, तो आपको पता यस चलेगा। मैम। हाँ, तो आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, एंड देन फिर उस हिसाब से सबका अलग अलग अप्रोच होगा। जरूरी नहीं है जो मंथन के लिए सोल्यूशन है वो किसी और के लिए भी सोल्यूशन है, बट आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम एरिया का क्या है, और उसके बाद से आप ग्रेजुअली अपने स्कोर्स इंप्रूव कर पाओगे, बिकॉज आप डायरेक्टली उसी टारगेट एरिया पे काम कर रहे होगे। तो ऑल ऑफ यू, आप जाकर के अपने मॉक्स एनालाइज करो, एंड उसके बाद आपको हेल्प लगती है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है व्हाट नेक्स्ट, देन आप एक पर्सनल सेशंस में विवेक से बात कर लेना है, देन या फिर विवेक से बात करके देन कर लेना कि मेरे को स्कोर इम्प्रूव कैसे करना है। बिकॉज अमृत, अगर कोई जनरल स्ट्रैटेजी भी बता देना, जैसे मैं बता दूं कि जिसकी रिकॉल की प्रॉब्लम होगी उसको रेट्रोग्रेड अप्रोच अप्लाई कर लो, बट क्या पता रिकॉल आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हमें आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आपके साथ पर्सनली बैठना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो इट्स एन अ वेरी पर्सनल जर्नी। आप एक अलग एग्जाम लिखने वाले हो, कोई और अलग एग्जाम लिखने वाला है, तो आपका स्कोर इम्प्रूव करना भी हमें पर्सनली करना पड़ेगा। मैम, कोई व्हाट्सएप लिंक आपने दी है, ठीक है? हाँ जी तान्या, हमने दी थी। आपको मैं दोबारा पर्सनली मैसेज करके भी दे दूंगी। एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया है, ताकि एग्जाम तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो, कुछ स्ट्रैटेजी हो, कुछ भी हो, तो हम उसमें पोस्ट कर पाए और सबको एक साथ मिल जाए। इनफैक्ट अगर दूसरा वेबिनार भी कर रहे हैं तो भी आपको वहां पे डायरेक्टली मैसेज हो जाए। सॉरन, इट्स ओके। अभी अभी जो हमने डिस्कस भी किया है ना, इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल देंगे विद इन अ वीक, तो आप एक बार जाके देख लेना। फिजिक्स को कैसे हैंडल करना है, इसकी पूरी बातें ऑलरेडी हो चुकी है। आई थिंक विवेक, ओवर टू यू। वी आर ऑलरेडी अहेड ऑफ टाइम, तो सॉरी, हमें ना क्लोज भी करना क्योंकि मैं पड़ेगा ये। वानी, हाँ जी, पूछ लो आप पहले क्वेश्चन आप अपना। अब मैं मुझे ये पूछना था, मतलब मैंने अपने मॉक्स को ऐसा एनालाइज भी किया है। एक नोटबुक बनाई थी दिसंबर में, मैंने मिड दिसंबर से शुरू की थी, तो इट इज़ मतलब वो भी अब ख़त्म होने वाली है। पर उसमें भी मेरी मिस्टेक्स से बार बार रिपीट भी होती हैं बहुत सारी। कुछ फॉर्मूला मिस्टेक हो जाती है, और कुछ में मतलब ऐसा होता है मैं कभी कुछ क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो वो दिक्कत हो गई, कोई एक दो वर्ड मिस कर दिए क्वेश्चन में से, कभी कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया, और कुछ उस टाइम नहीं बनते, बट बाद में पेपर देने के बाद जब मैं करती हूँ तो उस टाइम वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं। वानी, एक बार ना सेशन के बाद पर्सनली विवेक या मुझसे कनेक्ट कर लेंगे, या सागर से, हम आपकी इसमें हेल्प कर देंगे। पर्सनली देखना पड़ेगा ना आपकी प्रॉब्लम, तो वो अभी हम सबकी। कैसे करें पर्सनली कनेक्ट? आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो जो आज बनाया है, नो या मैम। फिर अच्छा, जो सबके पास सलाह शॉट्स का नंबर गया होगा, सलाह शॉट से एक ईमेल इनवाइट आई होगी, राइट? मीटिंग ज्वाइन करने के लिए उसमें नीचे ईमेल्स पे नंबर भी होंगे। नो प्रॉब्लम, हम दोबारा आपको एक नंबर और लिंक भेज देंगे। ईमेल्स पे जाएंगे सबको, बिकॉज सबकी ईमेल आईडी है हमारे पास, एंड देन फिर वहां से आप ज्वाइन कर लेना। आपने वो फॉर्म्स ओके भरे मैम। थे ना सबने, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था फॉर वेबिनार? यस मैम। ठीक है, वहां से कर लेंगे। एंड जो ये ग्रुप है ना, इसमें मैं सलाह शॉट्स का नंबर डाल दे रही हूँ, आप उस पर भी मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे। यहीं पे चैट में डाल रही और हूँ मैं वो नंबर। आप डायरेक्टली सलाह, तुम ना डायरेक्टली सलाह शॉट्स के जो वेबसाइट है वहां से भी जाके विवेक का प्रोफाइल देख सकती हो, या विवेक के इंस्टाग्राम पेज पे भी विवेक का डायरेक्टली लिंक है, वहां से भी तुम डायरेक्टली जा सकती हो। ओके सर, डायरेक्टली बात करना। थैंक हाँ यू। विवेक, नेक्स्ट ओवर करेंगे। सो इन लास्ट में तुम क्या बोलना चाहते हैं? यू कैन फिनिश विद दैट। यस सर। हाँ, सो सबसे पहले तो जो फिजिक्स वाली चीज हुई वो सबके लिए कॉमन है, और टेस्ट एनालिसिस जो आपने लास्ट टाइम भी डाउट पूछा, टेस्ट एनालिसिस से ही लिंक कर पाओगे उस चीज को कि मेरे से क्वेश्चन क्या नहीं बन रहा, ये सब। तो फाइनली अब आपको लास्ट के दिनों में जो बताऊंगा, मेन चीज होती है कॉन्फिडेंस। लास्ट के 20 डेज आपके कॉन्फिडेंस से भरे रहने चाहिए, नींद इसमें पूरी होनी चाहिए आपकी। मतलब अभी 10 डेज तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन लास्ट के जो 8 से 10 दिन होंगे वहाँ आपको नींद अच्छे से लेनी है, और कॉन्फिडेंस अच्छे से अपना मेंटेन रखना है, ताकि आप पेपर में जो आपको आता है एटलीस्ट वहां से गलत ना कर सको। तो वो आपके कॉन्फिडेंस और आपकी जो नींद होगी वो चीज़ मेंटेन कर रही होगी, और आप जितने शांत रहोगे, जितने काम रहोगे, जो चीज़ आपको आती है एटलीस्ट वो गलत करके नहीं आओगे। तो एंड करते हैं सेशन को, और यदि आप सब में से किसी को और अभी भी डाउट रह रहा हो तो फिर पर्सनल आपको सर मैम ने बता दिया है कि कैसे कांटेक्ट कर सकते हो आप मेरे से, तो वो चीज़ कर सकते हो, तो हम वहाँ आपके पर्सनली डाउट क्लियर कर देंगे। सॉरी, एंड आपका जो है ना 2 आवर 5 आवर्स वाले लेक्चर 5 घंटे लग जा रहे हैं।
आपसे बात करके डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? वो बिकॉज हम यस बहुत मैम, वो मैम फिजिक्स में लग रहे हैं, जैसे अच्छा, फिजिक्स में लग रहे हैं। आप अभी 2026 वाले नीट पे अपियर होगे या 25 में? मैम 26 के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो 26 के लिए ठीक है। अभी जैसे आफ्टर सेशन या आज नहीं फिर कल आपसे मैं कॉल बायो तो करके हो बात गई करूंगी। हाँ, है। कोई बात नहीं सौजन, इट्स ओके। हम यस अभी ना आफ्टर सेशन आपसे आज नहीं तो कल बात करेंगे एंड देन फिर उसमें हेल्प कर दूंगी। यस, हाय भोला, आप कुछ कह रहे हो? आपका लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे हम। पिंटू, आपको भी कुछ पूछना है? आपने हैंड रेस करा है, एल्स हम क्लोज करेंगे, हम थोड़ा ऑलरेडी हाफ एन आवर अहेड है। मैं ओके, फिर फिनिश कर देते हैं। मैं भी 26 वाला ठीक है, हम अभी आफ्टर सेशन आपकी हेल्प करेंगे, नो रश। एंड दिगेंद्र, आपने बहुत सही बात बोली है कि बिलीव करना खुद पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप खुद पे वैसे बिलीव मैम करोगे विवेक तभी भैया से कोई। पूछना चाहता था मैं कि आप कैसे करते थे फिजिक्स के लेक्चर। हाँ, विवेक ही आपसे बात कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लो। विवेक भैया ही आपको बताएंगे। भोला और सौर्यन, आपको विवेक भैया ही बताएंगे आपके प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करना है, वो ही बेस्ट जानते हैं। यस मैम। ठीक है, ऑल ऑफ यू अच्छे से। मैम मैं हिंदी मीडियम से हूँ। कोई बात नहीं, विवेक सर भैया भी सर हिंदी तब मीडियम से लास्ट थे। के सर तब लास्ट के 20 दिनों में मतलब रिवीजन अभी एनसीईआरटी को पकड़ूं या नोट्स को ही पकड़ूं? बायोलॉजी में एनसीईआरटी, बाकी लास्ट 20 डेज का एनसीईआरटी ना। क्या। हाँ हम्म, वही, आपको सारी चीजें शायद बता दी गई हैं पूरे सेशन में। यदि आप ध्यान से सुनोगे तो सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो गई हैं। इसके बाद जो भी डाउट आपको बच रहा है तो आप पर्सनली पूछ सकते हो। सर मैम ने जो आपको तरीका बताया वो फॉलो करके आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक गुड यू भैया। नाइट, बाय। गुड नाइट एवरीवन, ऑल द बेस्ट।